कार्बन तुम्हें भूल जाए ये हो नहीं सकता, और तुम कार्बन को भूल जाओ ये आज मैं होने नहीं दूंगा। क्या बोल रहे हो भैया? देखो, ये तो एक फिल्म का डायलॉग है, बट कार्बन एंड कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर है जिसको हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत बड़ा वेटेज है। तो भैया, अगर तुम इसको भूल गए तो फिर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी भूल जाओ, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें आज इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि कार्बन एंड कंपाउंड तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। बस तुमसे क्या मांग रहा हूं मैं? पैसे मांग रहा हूं? नहीं। क्या मांग रहा हूं तुमसे? बस मैं केवल एक चीज मांग रहा हूं, 2 घंटे इस लेक्चर को अटेंशन के साथ देख लो, साथ साथ में नोट्स बनाते रहो। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा साथ साथ में नोट्स उसमें लिखते रहना अपनी नोटबुक में। हाँ, पीडीएफ मिलेगी, बट नोट साथ साथ में बनाए तो बेटर रहेगा। तो भैया क्या बोल रहे हैं? कार्बन एंड कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड बहुत डिमांडेड चैप्टर था। काफी टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया यार ये चैप्टर करा दो प्लीज 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 प्लीज, बहुत बार बोला। पर उस समय पर हमारी टीम तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनाने में बिजी थी, और मैं भी बिजी था उनके साथ, और तभी हम तुम्हारे लिए वो फ्री सैंपल पेपर ला पाए जो आपने देखा होगा। तो अब उनका यूज ले रहे होगे, जो कि इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे आकर किसी ने फ्री सैंपल पेपर दे दिए सबने। तो करा था, मेहनत करी थी, होपफुली आपकी मदद हो रही हो। जिनको नहीं पता, एक वीडियो है फ्री सैंपल पेपर लॉन्च की, वो आप देख लेना। उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे सैंपल पेपर लॉन्च करें, किसके लिए लॉन्च करें, और कैसे तुम उसको यूटिलाइज कर सकते हो, सब कुछ उसमें बता रखा है। ठीक है, आज की वीडियो है कार्बन एंड कंपाउंड। अब देखो, इस लेक्चर के अंदर तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले देखो, 2 घंटे के आसपास का लेक्चर होगा। ठीक है, 2 घंटे के आसपास का लेक्चर होगा। सबसे पहले तो तुम लाइक कर दो, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं फटाफट से एक बार लाइक कर दो। लाइक देख लेता हूं मैं, है ना? लाइक वाइक करो यार, ऐसे ऐसे मजा कैसे आएगा? कैसे आएगा? इतने से लाइक में मजा है यार? मजा नहीं आ रहा है। थोड़ा सा और लाओ, एनर्जी लाओ। ठीक है, 2 घंटे का लेक्चर मिल रहा है। उसके अलावा इसकी पूरी पीडीएफ नोट्स आपको मिल रहे हैं, नीचे ड्राइव की लिंक होगी वहां पर डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा आपको इसके साथ साथ पीवाईक्यू बुकलेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट मिलती है, जिसके अंदर चैप्टर वाइज सारे के सारे क्वेश्चंस असाइंड है। उसके अलावा आपको सैंपल पेपर फ्री मिलते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस बुकलेट मिलती है, जिससे कि आप असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, केस बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सब कुछ टीम ईएक्सपी अब आपको फ्री में दे रही है, और आगे भी देते रहेंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है, तो लाइक होपफुली अब चल गए होंगे बढ़िया तरीके से। बहुत सही यार, अब आया जोश। तो अब करते हैं लेक्चर को प्रारंभ, लेक्चर को शुरू विद फुल एनर्जी, विद फुल जोश। बट उससे पहले, हाँ भाई, क्या जोश लेवल लिख दो। आपको हमारी प्रथा पता होगी जिसने हमारे लेक्चर देखे हैं। अच्छा है, हमारा साइंस का आखिरी लेक्चर है, इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारी पूरी समाप्त हो चुकी होगी। इसके बाद केवल आपकी बायोलॉजी पड़ेगी। तो बायोलॉजी में आपको ऑब्वियस सी बातें नहीं समझा सकता, क्योंकि मेरा बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है कि मैं आपको पढ़ा दूं। ठीक है, तो वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहूंगा, हम उसके लिए एक और टीचर से आपको पढ़वा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके साइंस के अंदर पूरी आज कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले जोश लेवल लिख दो कि भैया जोश लेवल कितना है। 100 में से लिखो फटाफट, कितना है भैया जोश लेवल? दिख रहा है क्या? अरे हाँ यार, क्या बात है। 100, 200, 300, 500, कितना है जोश लेवल? ऐसे ही जोश के साथ हम पढ़ने वाले हैं। चलो, तो देखते हैं कार्बन के बारे में। अब देखो यार, कार्बन इज वेरी स्पेशल। कार्बन तुम्हारी क्लास की वो लड़की है जिसके सारे लड़के दीवाने हैं, है ना? कोई ऑफेंड मत हो जाना, ऐसी चीजें मैं क्लास के दौरान बोलता रहता हूँ, है ना? या फिर चलो अपोजिट जेंडर में ले लेते हैं, खुश रहो, तुम खुश रहो, है ना? वो लड़के बोलते हैं कि भैया यार आप हमारे लिए तो कुछ करते नहीं हो। ठीक है, तुम्हारे क्लास का वो लड़का जिसके पीछे सारी लड़कियां दीवानी है, बस खुश। तो कार्बन एक वैसी चीज है। क्यों कार्बन इतना स्पेशल क्यों है? हम किसी और पे तो चैप्टर नहीं पढ़ रहे, हम केवल कार्बन पे ही क्यों चैप्टर पढ़ रहे हैं? कभी सोचा है? हम नाइट्रोजन पे भी पढ़ सकते थे, है ना? हम हाइड्रोजन पे भी पढ़ सकते थे, पर एक केवल कार्बन पे पूरा चैप्टर। वाई ऐसा नाइंसाफी क्यों? क्योंकि कार्बन में कुछ तो खास बात है, कुछ तो खास बात है। ठीक है, और वो सारी खास बात आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या खास है, कैसे खास है, और रीजन भी दूंगा, सब कुछ समझाऊंगा। चलो, तो सबसे पहले कार्बन को ऊपर ऊपर से देखते हैं कि भैया कार्बन क्या चीज है। तो देखो, कार्बन
आप सभी को पता होगा कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है हमारा कार्बन का 6 आ रहा होता है। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब क्या है कि 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आपको पता होगा, आपने बिल्कुल 9th क्लास के अंदर ये पढ़ा होगा कि शेल होती है एस पी डी एफ, ये 4 शेल होती है ना। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं शुरू वाली जो शेल होती है एस वाली शेल में, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां चले गए। अब जो दूसरी शेल होती है पी, उसके अंदर चाहिए होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। बट हमारे पास कितने, हमारे पास कितने देख के बताओ, हमारे पास कितने? भैया हमारे पास तो कम इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास तो केवल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास पी में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि कार्बन के पी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन की स्पेस खाली है। हाँ या ना? हाँ, हाँ भैया बात, 4 इलेक्ट्रॉन की स्पेस खाली है, इतना समझ गए? ठीक है, हाँ ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन की स्पेस खाली है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? वैलेंसी भी इसकी 4 हो गई। तो याद रखना इसकी वैलेंसी कितनी होती है? अपनी इसकी वैलेंसी 4 होती है। और इस वजह से कार्बन को क्या बोला जाता है? कार्बन को बोला जाता है टेट्रावेलेंट। क्या बोला जाता है? टेट्रावेलेंट। अब पूछो भैया टेट्रा का क्या मतलब है? अरे मूर्ख, भूल गया क्या? मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4। वैसे ही टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है? इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है। क्यों है मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। एक चीज आपको याद रखनी है, एक कार्बन एक ऐसा एटम है जिसके अंदर प्रोटॉन भी 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन भी 6 है, सब कुछ 6 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे वाले पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। अब देखो भाई कार्बन इंपॉर्टेंट क्यों है? आपने वो जो बात कही थी ना कि ऐसा क्या है कि सबकी नजरें केवल कार्बन पे है, क्या कार्बन इतना खूबसूरत है? हाँ कार्बन बहुत खूबसूरत है। कैसे? देखते चलेंगे। देखो यार कार्बन जो है ना वो हर जगह है। आप और मैं, हमारी बॉडी किसकी बनी है? कार्बन की। प्रोटीन फैट्स सब किसके बने हैं? कार्बन के। नेचर सराउंडिंग ट्रीज किसके बने हैं? कार्बन के। तो सब कुछ जो है वो कार्बन का बना है। और ये है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। वाई कार्बन इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि भैया कार्बन हर जगह है। मेन एलिमेंट प्रेजेंट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं हम? कार्बन से। उसके अलावा क्या है? ऑलमोस्ट ऑल द फ्यूल्स, सारे के सारे फ्यूल्स कार्बन के। आगे देखते हैं, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अल्कोहल, विनेगर, ग्लूकोज, सब कुछ किसके बने? कार्बन के। तो भैया कार्बन काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन के बिना तो हम क्या ही कर लेते हैं। अब सोचो अगर जिंदगी में कार्बन ही नहीं होता तो हम भी नहीं होते। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। बट भैया एक चीज बताओ, एक सवाल उठाए है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कि भैया ये अपॉर्चुनिटी केवल कार्बन को क्यों मिली? मतलब कार्बन से ही पूरा संसार बना हुआ है, ऐसा क्यों है? कार्बन को अपॉर्चुनिटी क्यों मिली? वाई ओनली कार्बन? वाई? देखो जिंदगी में ना वाई पूछना स्टार्ट करो, सबसे पूछो कि यार क्यों। कोई आपको बोल जाता है तू तो बेवकूफ है, तुम मान लेते हो क्या? नहीं ना, तुम पूछोगे ना भाई क्यों। तो हर जगह पर क्यों पूछो, तो भाई हमने भी पूछा क्यों, तो जवाब आया कि भाई कार्बन यूनिक है। क्यों यूनिक है? तो देखते हैं। देखो कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो देखो कार्बन कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन एक ऐसा एटम है, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत सारे कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकता है, जो कि बाकी नॉन मेटल और मेटल्स नहीं फॉर्म कर सकते। बट एक कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स में फॉर्म हो सकता है। ठीक है, अगला क्या है? नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर ग्रेटर, इस लाइन को पढ़ो, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर ग्रेटर देन ऑल नॉन कार्बन कंपाउंड्स। मतलब इस दुनिया के अंदर जितने भी कंपाउंड्स है ना वो कम है किससे? जितने कार्बन कंपाउंड से। तो सोचो कार्बन में बहुत बड़ी यूनिकनेस है। अभी उन यूनिकनेस के बारे में बात करेंगे हम कि कार्बन क्यों यूनिक है, उसका पॉइंट मैं आपको दूंगा। बट अभी हम समझ रहे हैं कि कार्बन की क्या बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है। तो ये देखो ये सब कुछ है कार्बन के अंदर। अब बात करते हैं कार्बन की ऐसी कौन सी 4 प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी केवल कार्बन को मिली। तो देखते हैं ना कार्बन की ऐसी कौन सी 4 प्रॉपर्टीज है। तो पहली प्रॉपर्टी है क्या? कैटिनेशन। दूसरी क्या है? टेट्रा कोवेलेंसी। तीसरी है पॉलीमराइजेशन और चौथी है आइसोमेरिज्म। अब बच्चे डर गए, भैया अचानक से क्या लिख दिया आपने बोर्ड पे, ये क्या आ गया? ये तो पढ़ा पढ़ा सा नहीं लग रहा। किस किसने पढ़ी है चारों प्रॉपर्टी? टेंशन मतलब समझाऊंगा, चारों समझाऊंगा। पहले एक बार मेरे को ये चैट सेक्शन में बता दो किस किसने पढ़ी है, पढ़ी है नहीं पढ़ी?
भैया स्कूल के अंदर बहुत मुश्किल लगता है चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहाँ पढ़ रहे हो ना तुम, आज आपको सब क्लियर हो जाएगा, है ना। किस किसने पढ़ी है? पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है, चलो समझते हैं। भैया सवाल देखना, भैया बोर्ड का एग्जाम ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन? बेटा ये ऑनलाइन होता है, आपके घर पे आएंगे, आपके लिए स्पेशली आएंगे, मोदी जी आएंगे आपके घर पे और बोर्ड का पेपर लेके, और आपको बोलेंगे कि बेटा रमेश घर से लिखो, है ना, ऐसे ऐसे करवाएंगे आपका पेपर, अलग से होगा आपका पेपर, घर घर पे करवाएंगे, है ना, टेंशन मत लो। कैसी बातें कर रहे हो यार, बोर्ड ऑनलाइन थोड़ी ना होगा यार, घर पे नहीं होता बेटा बोर्ड, ना ही कंप्यूटर पे होता है, आपको स्कूल में जाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ठीक है। कैसे सवाल पूछ रहे हो, चलो ठीक है। तो यार यूनिकनेस देखते हैं, कैटिनेशन। सबसे पहले बात करते हैं टेट्रा कोवेलेंसी की, क्योंकि टेट्रा कोवेलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं टेट्रा कोवेलेंसी आखिर है क्या। तो हमें उसके लिए ना, मैंने आपको ऐसे पिछले चैप्टर में बताया था, हमें इस वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा जो कि है कोवेलेंट। कोवेलेंट इसका मतलब क्या है? देखो, कोवेलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से फॉर्म होते हैं। इसका क्या मतलब है? इमेजिन करो, एक आप हो और ये आपका मित्र है, ठीक है, ये आपका मित्र है। अब आपके पास क्या था कि आपके पास एक रूम का ताला है और आपके मित्र के पास चाबी है, ठीक है। आपके पास क्या है? आपके पास ताला है और आपके मित्र के पास है चाबी। तो आप दोनों ने हाथ मिलाए और भाई उसने लॉक के अंदर चाबी डाली और आपका जो टास्क था, जो आपको स्कूल में टास्क मिला था, वो कंप्लीट हो गया। तो आपने क्या करा? दोनों ने आपस में दोस्ती करके एक टास्क को कंप्लीट करा। सिमिलरली क्या करते हैं, कुछ कंपाउंड, कुछ एलिमेंट आपस में दोस्ती करते हैं और इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, देते नहीं है ना ही लेते हैं, केवल शेयर करते हैं। कहते हैं कि ठीक है यार, थोड़ा बहुत शेयरिंग कर लेते हैं और उससे एक कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं और उस कंपाउंड को बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात क्या है, टेट्रा कोवेलेंसी क्या है? तो टेट्रा कोवेलेंसी है वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फॉर्म एंड वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 एंड इट फॉर्म्स द कोवेलेंट कंपाउंड। मतलब देखो, एक तो इसकी वैलेंसी 4 होती है जो मैंने आपको बता रखा है, और एक कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। याद रखना, कार्बन केवल और केवल कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, कार्बन एक भी आयोनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं करता। पॉइंट नंबर 1, इसका रीजन भी दूंगा, असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भैया ओनली कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन देखनी है तो ये रही, इसको एक बार पढ़ लीजिए, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा चुका हूं पूरा का पूरा, ठीक है। अब असर्शन और रीजनिंग के अंदर एक सवाल आया हुआ है और आ भी सकता है आपके पेपर के अंदर, तो थोड़ा सा सतर्क रहे, सावधान रहे, है ना। सवाल क्या है? सवाल ये है मेरे मित्र कि ये बता, कार्बन केवल कोवेलेंट कंपाउंड ही क्यों फॉर्म करता है? मैंने अभी बोला था ना, वाई भाई, वाई पूछो, वाई, वे क्यों, ऐसा क्या रीजन है? ऐसा रीजन है उसके स्ट्रक्चर के अंदर फंसा हुआ है रीजन। देखो, मैंने आपको क्या बताया था, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। और उसे अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा, ठीक है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा, हाँ है ना, हाँ है ना, या तो लेना पड़ेगा या तो देना पड़ेगा, यही कर सकता है कार्बन, और क्या ऑप्शन है बेचारे के पास। तो अब देखिए, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दे सकता किसी और को? क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, कि कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन ले लो, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इतनी एनर्जी हमारे पास होती नहीं है, सबसे पहली चीज तो, कि भाई हम उसको दे सके। और भैया हम ले क्यों नहीं सकते, है ना, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले सकता? चलो मैंने मान ली भैया एनर्जी नहीं है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, बट ले क्यों नहीं सकता कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन? तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लिए, तो आपको पहले ही मैंने बताया था कार्बन पे प्रोटॉन कितना होता था, प्रोटॉन का नंबर कितना होता था? 6। अब देखो, अगर उसने एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा? 6 + 4 कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो जाएगा 10। अब देखो, 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, बड़ी नाइंसाफी है यार। तो क्या वो कंपाउंड स्टेबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर एक कंपाउंड पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, कभी स्टेबल ही नहीं हो सकता। याद रखना, असर्शन रीजनिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है कि कार्बन केवल क्यों कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है? क्योंकि वो 4 ना ही ले सकता है ना ही दे सकता है।
दे क्यों नहीं सकता? एनर्जी की वजह से। ले क्यों नहीं सकता? क्योंकि देखो 6 प्रोटॉन है और अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। तो दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, ज्यादा स्कूलों में ये नहीं बताया जाता, बट बोर्ड के अंदर ये सवाल पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो ये 2 पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, इन 2 पॉइंट्स को नोट कर सकते हो। मतलब अपनी लैंग्वेज में लिखो यार। देखो सीधी सी बात है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, देखो पढ़ने का मजा क्या है? पढ़ने का मजा तब है जब तुम यार अपनी लैंग्वेज में समझ के लिख रहे हो। मैंने आपको समझा दिया, अब खुद लिखो, खुद लिखो, है ना? तब है यार मजा। अगर तुम बोर्ड पे छाप लोगे आंख बंद करके, वो तो यार कोई 10 साल का बच्चा भी कर लेगा। लिखना तो उसको भी आता है, लिख तो वो भी लेगा। पर तुम डिफरेंट इसलिए हो क्योंकि तुम समझ सकते हो। तो तुम अगर समझ सकते हो तो समझ के लिखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट है कैटिनेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2। और ये चारों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका 3-4 नंबर का सवाल आ सकता है कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि कार्बन को यूनिक बनाती हैं, और उन प्रॉपर्टीज को समझाओ। तो आप ऐसे समझा सकते हो। अब कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन देखो बहुत सिंपल है और बहुत सबसे सिंपल लगता है कैटिनेशन। कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें सेम एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं या फिर एक रिंग बनाते हैं। जैसे कि देखो कार्बन कार्बन थे, कार्बन कार्बन के बीच में दोस्ती हुई, वो मिले और बहुत सारे कार्बन ने मिलकर क्या बनाया? ऐसा एक चेन बना दिया, ऐसा एक चेन बना दिया जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इस टाइप की एक चेन बना दी ऐसे, ठीक है, या फिर एक रिंग बना दी, या फिर एक रिंग बना दी, या फिर ऐसा कुछ बना दिया। तो इसका मतलब क्या है कि भैया कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है, विच लेट्स इन डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट याद रखना, कैटिनेशन हमेशा सेम एलिमेंट्स के बिटवीन में हो रहा होता है। ऐसा नहीं कि कार्बन ऑक्सीजन मिल गए, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ कार्बन 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 कार्बन, वो होता है कैटिनेशन। समझ गए? समझ गए? क्लियर है? क्लियर है भैया? कैटिनेशन क्या होता है? क्या समस्या है क्या किसी को? अरे कोई किसी को दिक्कत है क्या यार? वो बोलो यार। है भैया, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है यार? मजा आना चाहिए, मजा आते रहना चाहिए, क्योंकि भैया जब तक मजा है तब तक पढ़ाई इंटरेस्टिंग है। जैसा ही मजा गया तो फिर क्रश की याद आना शुरू हो जाती है। चलिए तो देखते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है यार? अब ये क्या चीज है? नहीं यार, तो देखो आपको कैटिनेशन और पॉलीमराइजेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझेंगे मेरी बातों को। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? कुछ मोनोमर्स मिलते हैं और वो पॉलीमर्स बनाते हैं। अब तुम कंफ्यूज हो गए भैया, मोनोमर्स पॉलीमर्स ये क्या है? समझा रहा हूं। मोनोमर्स क्या होते हैं ना, जैसे कि आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, अभी इसका नाम इथीन क्यों है वो अभी मैं आपको आगे समझा दूंगा जब मैं आपको नोमेनक्लेचर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप ये समझो एक कंपाउंड है ऐसा, ठीक है। तो मोनोमर्स क्या होते हैं? मोनोमर्स होते हैं एक ऐसा कंपाउंड जो कि 2 कार्बन के मिलकर बना हो। एक ऐसा कंपाउंड जो कि 2 कार्बन से मिलकर बना हो उसको हम बोलेंगे मोनोमर्स। और बहुत सारे मोनोमर्स जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? पॉलीमर। तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, जो कि होती है कि यार बहुत सारे मोनोमर्स आकर एक बड़ा सा पॉलीमर बना देते हैं, और उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, क्लियर है कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है? किसी को कोई डाउट है? जल्दी पूछ लीजिए। अब अगला है आइसोमराइजेशन, है ना? आइसोमेरिज्म। आइसोमराइजेशन क्या बोल रहा हूं? आइसोमेरिज्म, सॉरी मिस प्रोनाउंस कर दिया, आइसोमेरिज्म। अब यार ये तो बहुत सिंपल है, हम सब ने एक टर्म तो पढ़ी है, क्या? आइसोमर्स। आइसोमर्स नहीं पढ़ी? अरे कैसी बात कर रहे हो? आइसोमर्स में क्या होता था? तुम बताओगे मेरे को कमेंट सेक्शन में, आइसोमर्स में क्या होता था। अब देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। मतलब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है। भैया ये कैसे पॉसिबल है? दिखाता हूं, देख देख। अभी देखो नोमेनक्लेचर पे मत जाना, नाम पे मत जाना, बस कंपाउंड समझना, ठीक है? देखो, ठीक है ना? ये क्या है? कार्बन की एक चेन है, 4 कार्बन की चेन है। अभी नाम वाम पे मत जाओ, ठीक है? और हम क्या करते हैं, हर कार्बन के 4 हाथ होते हैं, हर कार्बन के 4 हाथ होते हैं जो कि हमें फिल करने होते हैं। तो देखो मैंने इसका भी एक हाथ तो लगा हुआ है, मैंने 3 हाथ में हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है? इसमें H, इसमें H। अब इसके 2 हाथ भरे हुए हैं तो 2 हाथ में मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, इसमें भी 2 हाथ में हाइड्रोजन लगा दिया। अब इसके 3 हाथ में हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है? तो समझ गए, ये क्या है? मेरा एक कार्बन की चेन, ठीक है?
इसका अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो कैसे लिखोगे, कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, तो आएगा C4 और H कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H10। ठीक है, आगे समझ यहाँ तक। अब देखो अगर मैं सेम इसी केमिकल फॉर्मूले को ऐसा बनाऊं, देखना अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं, बताओ जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, मैं इसको मतलब मैं इसको सेम रख रहा हूं बट मैंने क्या स्ट्रक्चर सेम रखा, स्ट्रक्चर बदल दिया सॉरी, बट केमिकल फॉर्मूला सेम रखा, तो कोई दिक्कत है? अभी समझ नहीं आया, देखो हाथ जोड़ दो, तीन हाथ, तीन हाथ यहां जोड़ दो, एच एच एच, इसके तीन हाथ भरे हुए हैं, एक हाथ जोड़ दो और इसमें भी तीन हाथ जोड़ दो, और नीचे वाले में भी, नीचे वाले में भी क्या करो, नीचे वाले में भी तीन हाथ जोड़ दो, एच एच एच। तो देखो कितने इसमें, कितने 1 2 3 4, तो कार्बन तो 4 ही है, हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके अंदर भी क्या है H10। तो देखो केमिकल फॉर्मूला तो भैया सेम है, हाँ या ना बोल यार, हाँ या ना बोल, केमिकल फॉर्मूला सेम है नहीं है? हाँ भैया बात सही है, अगर केमिकल फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है, क्या है आइसोमर्स। तो आइसोमेरिज्म यही फॉर्मूला होता है, यही फंडामेंटल होता है कि देखो हम फॉर्मूला सेम रखेंगे बट हम स्ट्रक्चर को बदल देंगे, तो स्ट्रक्चर हमने बदल दिया है ना। और जो बच्चे 11वीं 12वीं के अंदर पीसीएम या फिर पीसीबी लेंगे, तो केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर होता है आइसोमेरिज्म, क्योंकि मैं आज के समय पर नीट वाले और जेई वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है, वैसे उनको मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता, मैं उनको फिजिक्स पढ़ाता हूँ, बट मेरे को पता है। ठीक है, तो उसके अंदर एक चैप्टर आता है एंड पूरी आपको डिटेल उसमें मिलेगी आइसोमर्स की, एंड बहुत ही घटिया चैप्टर है, मतलब दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा एंड आई होप कि क्लियर हो गया होगा क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आपको चारों प्रॉपर्टी क्लियर हो गया, आइसोमेरिज्म होता क्या है बेसिकली। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब देखो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर लेते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं और बहुत बेसिक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। देखो कैसे, सिंपल सी बात है, H2O देखो, वाटर, वाटर के फंडामेंटल्स को देखते हैं, HOH, H2O यही होता है, यही होता है। अब देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में। ठीक, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड तो ऐसे बनेगा और एक बनेगा ऐसे, और ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड होंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो याद रखना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वो होते हैं जिसके अंदर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। नोट करो, ठीक है भैया, वन पेयर का क्या मतलब होता है, वन पेयर का मतलब होता है टू इलेक्ट्रॉन्स, तो वो बॉन्ड जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं उस बॉन्ड को हम बोलते हैं क्या, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देख लो, एक एक दो इलेक्ट्रॉन, एक एक दो इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं पीछे चलूं, इनमें देखो, अगर मैं CO2 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसके अंदर डबल कोवेलेंट है, मतलब टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, चार इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। उसके अलावा अगर मैं ट्रिपल में जाऊं तो थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो याद रखना, इनको बना लो और फटाफट से एक बार नोट कर लो जल्दी से। चलिए बढ़ा जाए आगे। हाँ भाई, हाँ भाई, जोश मीटर क्या है, लिख दो भाई चैट सेक्शन में, जोश मीटर कैसा है हमारा, थक गए, खत्म हो गए क्या, बस इतना ही था क्या, मजा नहीं आएगा, बताओ रे जोश मीटर कैसा है, जोश मीटर कैसा है हमारा भी, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। अब ध्यान से देखना एलोट्रॉप्स क्या होते हैं बेसिकली, है ना, बहुत सिंपल चीजें है भी, एंड इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत आते हैं,
एलोट्रॉप्स के ऊपर, मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो कि बच्चे गलत करते हैं। देखो दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक वो जो कि आसान होते हैं जो कि हर कोई कर लेता है, एक वो जो कि यार थोड़े टिपिकल होते हैं। तो हमारा काम है कि आसान वाले तो हम कर ही करें, बट टिपिकल वाले क्वेश्चन पे भी हम दिमाग लगाएं, ठीक है। तो एलोट्रॉप्स होते क्या है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। देखना, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या रहेंगी, सेम, बट डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर फिजिकल स्ट्रक्चर। मतलब कार्बन के वो कंपाउंड जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, क्योंकि बने तो कार्बन के ही हैं, बने तो कार्बन की है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो कार्बन वाली दिखाएंगे, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, वो सब हमने पढ़ी थी। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, याद आ गई पिछले चैप्टर के अंदर। और देखो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनको प्लीज देख लेना, मेटल, नॉन मेटल, एसिड बेस सॉल्ट, वो सारी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमने बात कर ली किसके बारे में, ये होते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कितने प्रकार के हैं जो हमारे सिलेबस में, 3 प्रकार के एलोट्रॉप्स हमारे सिलेबस में। क्या क्या है चलिए देखते हैं फटाफट से। पहला है डायमंड, देखना पहला है डायमंड। एक मिनट, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ओहो हो, क्या हो गया, ओहो हो, एक मिनट, अब सही हो गया, चलो। हाँ, डायमंड है ना, डायमंड। कभी कभार क्या होता है इस डिजिटल बोर्ड में आ जाता है भूत, है ना, तो ऑटोमेटिक चलने लगता है ठीक है, मजाक कर रहा हूं। चलो डायमंड देखो, अब यार डायमंड जो है यार, देखो पढ़ने के लिए इसमें कुछ नहीं है। तुम्हें पता है डायमंड कैसा दिखता है, तुम्हें पता है डायमंड बहुत हार्ड होता है, तुम्हें पता है डायमंड का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्या करेंगे पढ़ के, मत पढ़ो। पर क्वेश्चन ही आएगा भी नहीं तुम्हारे पेपर में, क्वेश्चन ही आएगा नहीं। क्वेश्चन पता है क्या आएगा, वाई डायमंड हैज हाई और लो मेल्टिंग पॉइंट, क्यों, ये बता मेरे को क्यों। किसी को पता है आंसर, कमेंट में बताएगा कोई, कमेंट में बताएगा कोई। और ये भी आ सकता है कि बैड करंट, बैड कंडक्टर क्यों होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर क्यों होता है, ये भी आ सकता है, बताओ क्यों होता है, वाई, वाई बताओ, देखेंगे ध्यान से। इसका जो आंसर है वो उसके स्ट्रक्चर के अंदर छुपा हुआ है। कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कहीं पूछा नहीं जाता, बट आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो कार्बन का स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर हर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है। हर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, मतलब हर एक कार्बन, एवरी कार्बन इज ज्वाइंट विद 4 अदर कार्बन्स। इसका क्या मतलब है, अगर 4 अलग कार्बन से कोई जुड़ा हुआ है, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते थे, 4, इसका मतलब अब कार्बन के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या इसका मतलब यह है कि अगर किसी चीज के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। हाँ हाँ भैया बात सही है, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और क्योंकि ये 4 से जुड़ा हुआ है तो बहुत ताकतवर है, हार्ड है, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। इमेजिन करो आप कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हो और आपके साथ आपके 4 दोस्त हैं, तो थोड़ा दबदबा बनता है ना, लगता है ना कि भाई हमारे पास भी फौज है। वही वाला सेम सीन है, 4 बॉन्ड है एक कार्बन के पास, तो स्ट्रांग हो जाता है। इस वजह से ये जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको यहां पर दिख रही हैं वो इस वजह से हो पाती हैं, ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ठीक है, समझ गए डायमंड का। अब आगे बात करते हैं ग्रेफाइट की। अब देखो ग्रेफाइट की बात क्या आती है कि भैया जो ग्रेफाइट होता है ना वो एलोट्रॉप ही है कार्बन का, बट वो बहुत वीक सा है बेचारा, है ना, बहुत सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट हमारी पेंसिल्स में भी लग रहा होता है, मतलब बहुत सॉफ्ट सा बेचारा रहता है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा इसकी क्या प्रॉपर्टीज है कि दिस इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसा क्यों है यार भैया, देखो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन भी इसका स्ट्रक्चर है। जो स्ट्रक्चर होता है ना हमारा ग्रेफाइट का, वो स्ट्रक्चर में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, 3 कार्बन से जुड़ा होता है। इसका क्या मतलब है, कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो जो एक स्पेसिंग है कार्बन का, एक हाथ खाली रहता है। अब अगर एक हाथ खाली रहेगा तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, आ गया नहीं आ गया, यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो गई, समझ गए, आए ना बोल, आए ना बोल यार फटाफट से, हाँ भैया बात सही है, समझ गए। तो कार्बन में, सॉरी ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, इस वजह से
एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है, ये इसका रीजन होता है, ठीक है। और पहले देखो यार 4 दोस्त थे, अब बेचारे के पास 3 दोस्त बचे हैं, तो थोड़ी वीकनेस तो आएगी ना। अब इमेजिन करो तुम 4 दोस्त लेके जा रहे हो, सामने वाला 3 दोस्त लेके आ रहा है, थोड़ा तो लगता है ना कि भाई हमारी फौज ज्यादा बड़ी है, तो वही वाला सीन है यार, बस सिंपल सा है ना। चलो चलिए, है ना। उसके अलावा जो ग्रेफाइट होता है वो ड्राई लुब्रिकेंट की तरह भी यूज होता है मशीन्स के अंदर, ठीक है। ड्राई लुब्रिकेंट्स की तरह भी मशीन्स के अंदर यूज हो रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तीसरा नंबर का एलोट्रॉप। अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये वैसे तो आपके सिलेबस में है बट इसका सवाल आता नहीं है ना। फ्लोरेंस, है ना, फुलरेंस। जब मैं अपने स्कूल के टाइम में था ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं इसको कभी प्रोनाउंस नहीं कर पाया। फुलरेंस पता नहीं क्या क्या रहता। मैं सोचता था क्या है ये, बस मुझे एक चीज इससे समझ आती थी कि यार इसका ना फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इतना याद रहता है। और सारे लड़कों को शायद याद रहता होगा फुलरेंस से, हाँ फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, है ना। और इससे एक छोटी सी कहानी भी सुनाता हूँ, चलो अभी पढ़ लेते हैं, बाद में सुनाऊंगा, है ना, या फिर अभी सुना दूं, चलो बाद में सुनाते हैं, पढ़ लेते हैं। देखो फुलरेंस जो है, देखो इसका कोई क्वेश्चन आता नहीं आपके पेपर के अंदर, बस आप इतना समझ लो कि फुलरेंस इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, और इसके अंदर 2 टाइप्स की रिंग होती है। एक कौन सी होती है, ध्यान से समझना, एक होती है हेक्सागोनल रिंग्स, और एक होती है कौन सी, हमारी कहां गई, विद हेक्सागोनल रिंग्स एंड समटाइम्स पेंटागोनल रिंग्स। मतलब एक होती है हेक्सागोनल रिंग और पेंटागोनल। हेक्सा पेंटागोनल क्या होता है नहीं पता, अभी बता दूंगा, वैसे फिर भी बताता हूं। तो हेक्सागोनल का मतलब होता है 6 कार्बन और पेंटागोनल का मतलब होता है 5 कार्बन। वैसे देखो ये बेसिक सा आपको याद कर लो यार, ये बहुत बेसिक है ना, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। किसी भी कार्बन के आगे अगर मिथ लिखा आ रहा है ना, ये ऐसा ऐसा आ रहा है मिथ, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है 1 कार्बन है। अगर उसके आगे इथ लिखा आ रहा है तो वो कितना होता है, वो 2 कार्बन है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है अभी बता दूंगा। तो ये हमारा क्या, फुलरेंस। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, इसके अंदर ज्यादा समझाने का नहीं है, सवाल भी नहीं आता तो ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या है, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। अब देखो कार्बन के कंपाउंड अब आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान से समझेंगे बहुत फटाफट से। कार्बन के देखो क्या क्या कंपाउंड है। सबसे पहली चीज है कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड क्या है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन है, फिर चाहे उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, बट एक कार्बन होना चाहिए, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं कार्बन कंपाउंड। दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कार्बन तो होता ही है, साथ साथ में हाइड्रोजन होता है, और भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें ऑर्गेनिक हमारा कंपाउंड बन के आ रहा होता है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन भी होगा कार्बन के साथ, बट एक्स्ट्रा में कुछ एलिमेंट भी आ सकता है। तीसरा क्या है, तीसरा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को ही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होता है जिसके अंदर केवल कार्बन और केवल हाइड्रोजन होता है, बाकी कुछ नहीं होता, बस इनकी दोस्ती है, हाइड्रोजन और कार्बन, कुछ नहीं है, फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन कोई नहीं होता, केवल ये दो, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ आ गई होगी, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझ आ गया होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन मत लिखो यार, है ना, इसको काट दो नाइट्रोजन को, मतलब कंटेनिंग कार्बन एंड नाइट्रोजन भी होता है, वैसे हाइड्रोजन भी लिख सकते हो, और भी बाकी कंपाउंड्स इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनिक बनाने के लिए। बट हाइड्रोकार्बन के अंदर केवल कार्बन केवल हाइड्रोजन, क्लियर है। चलिए हायाना में बोलते चलो यार, हायाना नहीं बोलते जब तक मजा नहीं आता है, तो हायाना तो बोलते चलेंगे, ठीक है। अच्छा ये वाला पीछे दिख रहा है क्या व्हाइट कलर में, एक मिनट देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर दूं, जूम कर देते हैं। अब क्लियर है क्या, अब क्लियर है क्या, अब क्लियर है, चलो देखते चलेंगे। देखो अब मैं हाइड्रोकार्बन को पढ़ने वाला हूं, है ना, और तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, ध्यान समझेंगे। हाइड्रोकार्बन ना वैसे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा एलिफेटिक, एक हमारा होता है एलिफेटिक, ध्यान से समझना, एक हमारा होता है एलिफेटिक और एक हमारा होता है एरोमेटिक। अब देखो एरोमेटिक हमारे सिलेबस के अंदर नहीं, एरोमेटिक के नाम पर हमारे जो सिलेबस में है वो केवल है बेंजीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो हमें समझने की जरूरत नहीं, बस हम इतना समझ लें कि एरोमेटिक का एक एग्जांपल होता है जो कि है बेंजीन। बेंजीन देखो जब आप 11th के अंदर पीसीएम लोगे या पीसीबी लोगे तो केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेंजीन। बेंजीन कैसा दिखता है, ये इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, और उन कार्बन के बीच में
अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड्स होता है। ये देखो ये डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन को छोड़ दिया, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड। तो ऐसा हमारा क्या दिख रहा होता है, ऐसा हमारा दिख रहा होता है बेंजीन रिंग। ठीक है, आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। एलिफेटिक, अब देखो एलिफेटिक के दो प्रकार होते हैं, एक होता है असाइक्लिक, मतलब साइक्लिक नहीं है, ओपन चेन, और एक दूसरा होता है साइक्लिक, मतलब एक सर्कुलर या फिर एक पूरी एक साइकिल बन के आ रही है। दो प्रकार के होते हैं। अब ये जो साइक्लिक और साइक्लिक है ना, इनके भी प्रकार होते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, इनके भी तीन प्रकार होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब देखो जो ओपन चेन है ना, ये जो आपका है असाइक्लिक है, फिर इसको ओपन चेन बोल सकते हैं। इसके तो आपको तीनों पढ़ने हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। बट आपके सिलेबस के अंदर जो साइक्लिक है ना, साइक्लिक, ये जो साइक्लिक है, इसके लिए केवल आपको एल्केन पढ़ना है, ये दोनों नहीं है, ये दोनों आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है, मतलब मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना इनफ है। इसके बाद आपका एनसीईआरटी वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और इस चैप्टर में एनसीईआरटी ना ही पढ़ो तो ही बढ़िया है, क्योंकि इसकी एनसीईआरटी बहुत अजीब सी दे रखी है ना, और मैं रिकमेंड नहीं करता, ऑनेस्टली मैं रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। असाइक्लिक को हम ऐसे डिवाइड करेंगे एंड साइक्लिक को ऐसे। चलो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये बहुत बेसिक चीज आपको आनी चाहिए। एक कार्बन को हम बोलते हैं हमेशा मिथ से, जब दो कार्बन होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इथ से, जब तीन कार्बन होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉप से, और जब चार होते हैं उसको हम करते हैं ब्यूट से, और जब पांच होते हैं उसको हम करते हैं पेंट से। ठीक है, वो पहनने वाली पेंट नहीं, दूसरी वाली पेंट है। जब छह होते हैं उसको हम किससे करते हैं, अरे बोलो यार, किससे, हेक्स से, हेक्स से। ठीक है, और उसके अलावा सात को हम हेप्ट से करते हैं, और फिर 8 को हम ऑक्ट से करते हैं। वैसे ये टेबल में एक बार दिखा देता हूँ, आप इसको नोट डाउन ही कर लेना। एक मिनट ना, पूरी टेबल में आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट, कहाँ गई, आई गेस कि वो टेबल पहले आपको दिखा देता हूँ ताकि आप एक बार नोट डाउन कर लो। देखो एक को रिप्रेजेंट करेंगे हम मिथ से, दो को इथ से, तीन को प्रॉप से, चार को ब्यूट से, पांच को पेंट से, छह को हेक्स से, सात को हेप्ट से, आठ को ऑक्ट से, और नौ को नॉन से, और डी को 10 को डेक्स से। मैं एक बोलते बोलते कंफ्यूज हो गया। चलो नोट करो फटाफट से, फटाफट से नोट करेंगे भैया। यार देखो ये बहुत बेसिक है, एंड आई होप कि आपको ये चीज आती होंगी, है ना। जब एक कार्बन है, मिथ है, दो है, इथ है, तीन है, ये सारी चीजें ना बहुत बेसिक है। प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आपको बस डेक तक याद रखना है। 10 को हम डेक से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 बस आपको ये 10 याद रखना है। ठीक है, अभी नोमेनक्लेचर कैसे करना है वो समझाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। अभी बस आप इतना बोलो, यहां तक क्लियर है क्या, जल्दी बताएं। नोट डाउन कर लिया तो एक बार लिख देना चैट में। चलिए हो गया। अब देखना, अभी हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, अभी हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जो हमने इस टेबल के अंदर लिखा था। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं असाइक्लिक। ठीक है, जो साइक्लिक नहीं है उन साइक्लिक वालों का हम नेमिंग वगैरह देखेंगे। तो देखो ये अब हमने ये तो पढ़ लिया ये क्या होता है, अब हम देखते हैं ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होता है। ठीक है, एल्केन देखना, एल्केन जब भी दो कार्बन के बीच में, दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन। ठीक है, और जब भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन। और जब भी दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइन। ठीक है, क्लियर है, ये तीनों चीजें क्लियर है। सबसे पहले बहुत बेसिक है, आई होप कि यहां तक सब कुछ क्लियर होगा, कोई समस्या नहीं होगी। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आई होप कि ये चीज क्लियर है तुम सबको। बोलो यार, अरे बोल यार, जल्दी से बोल, जोश में बोल। चल आगे बढ़ते हैं, ये एकदम क्लियर। अब देखना बिल्कुल नेमिंग पे आ रहे हैं फटाफट से। अब देखो अगर अगर एक कार्बन है, देखो एक कार्बन है, यहां बना रहा हूं, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये कार्बन है, ये दो कार्बन है, और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और मान लो यहाँ पर H, वो H तो जोड़ देना, चार हाथ होते हैं कार्बन के, तो तीन तीन में दोनों में हाइड्रोजन जोड़ देना। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा। अब सबसे पहले तुमने दिमाग लगाया, दो कार्बन, दो कार्बन का मतलब इथ, इथ आ गया।
इथ उठा लिया, बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एल्केन। तो एल्केन का ये उठा लिया, ANE उठा लिया, तो नाम क्या बना, इथ और एन। नाम क्या बन के आया, नाम बन के आया, कहां पर लिखूं, यही लिख देता हूं, यहीं पर लिख देता हूं इसको मिटाकर। नाम क्या आया, नाम क्या आया हमारा, अरे बोलो यार चैट सेक्शन में, इथेन। ठीक, क्लियर है। अब सिमिलरली अगर मैं डबल बॉन्ड लगा दूं, अगर मैं ऐसा बना दूं, अब क्या होगा नाम, अब क्या नाम होगा, इथ उठाया और आगे का क्या लगवाया, इन, तो नाम क्या आया, इथीन। और सिमिलरली अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या हम बोलते हैं, इथाइन। क्या बोलते हैं भैया, इथाइन। ठीक है, सिमिलरली आप सबके लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते। चलो प्रॉप का देख लेते हैं। प्रॉप का मतलब क्या है, 3 कार्बन होने चाहिए, प्रॉप का यही मतलब है 3 कार्बन। तो देखो अब 3 कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली इसका नाम तो तुम लिख देना, प्रॉप और एन, एन, एन लगा दिया आपने ऊपर से। आगे देखो, अब देखो, अब आप पूछोगे भैया 3 कार्बन है और आप बोलते हो डबल बॉन्ड आता है तब ईन आता है, तो क्या तीनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, मैंने बोला नहीं, केवल एक डबल बॉन्ड इनफ है। मतलब ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर देखो, एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है। बट क्योंकि डबल बॉन्ड आया है तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका हम नाम लिखेंगे प्रोपीन, ठीक है। सिमिलरली अगर ऐसा हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइन। तो ऐसे आपको नाम लिखना है। अब सबके लिख सकते हो आप, ब्यूटेन बना सकते हो, ब्यूटीन बना सकते हो, ब्यूटाइन बना सकते हो। सिमिलरली हम इसमें बना सकते हैं पेंटेन बना सकते हैं, पेंटीन बना सकते हैं, पेंटाइन बना सकते हैं। राइट, क्लियर है, कोई समस्या? अब आगे देखना, आगे देखना। अब ऊपर चलते हैं, मिथ को देखते हैं। ये देखो इसका स्ट्रक्चर है, ऐसे 4 हाइड्रोजन जोड़ दो, 4 हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये तो क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा हमारा मिथेन। ये तो एकदम क्लियर है। बट एक चीज याद रखना, एक कार्बन से क्या कहीं डबल बॉन्ड लग सकता है? क्या एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन खुद के पास, विचार के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो डबल बॉन्ड कैसे होगा? इसका मतलब एक कार्बन कभी भी एल्कीन फॉर्म नहीं करेगा और ना ही एल्काइन फॉर्म करेगा, केवल वो एल्केन फॉर्म करता है जिसका नाम होता है मीथेन। तो ना ही मिथाइन होता है कुछ, ना ही मिथाइन होता है, मिथीन नहीं होता और मिथाइन, दोनों में से कुछ नहीं होता। कभी कभार क्वेश्चन में हो सकता है कि भाई क्या मिथाइन या फिर मिथीन का कंपाउंड पॉसिबल है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, तो इस वजह से नहीं है। ठीक, क्लियर है, एकदम क्लियर है, जल्दी बताएं। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आई होप कि यहां तक एकदम क्लियर चल रहा है। किसी को कोई समस्या है तो एक बार पूछ लीजिए अभी तक। ये अभी हम देखो बिल्कुल बेसिक नोमेनक्लेचर पे, अभी हम नोमेनक्लेचर पे बड़े भी नहीं है, अभी हम थोड़ा एडवांस तरीका पढ़ेंगे अभी हम बाद में, टेंशन की कोई बात नहीं है, पूरा नोमेनक्लेचर आपको सिखा दूंगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। इवन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर आपने आज ढंग से पढ़ लिया ना, तो अगर आप 11th के अंदर केमिस्ट्री लेते हो, पीसीएम या पीसीबी लेते हो, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। एक बार नोमेनक्लेचर अगर आपने आज समझ लिया है, ठीक है। बस बशर्ते है कि वीडियो हल्की सी लंबी है, सेशन हल्का सा लंबा है, मतलब लाइव सेशन हल्का सा लंबा है, बट तुम्हें फोकस रहना, चलो, है ना। एंड यार देखो, तुम सबका प्यार है जिस वजह से आज हम 1 लाख के पार कर पाए हैं, और वो भी 2 महीने के अंदर। इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुकेशनल चैनल में हमारा नाम आ चुका है, एंड ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया। एंड हाँ, मेहनत तो थी, मेरी मेरी पूरी टीम की थी, हमारी पूरी टीम ने मेहनत करी है। एंड काफ़ी लेक्चर्स लिए हैं मैंने, एंड उसकी भी मेहनत है। बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे फिर भी अगर तुम नहीं होते तो शायद हम भी यहाँ नहीं पूछते। तो हाँ, तुम्हारे लिए सरप्राइजेस तो हम लाते रहेंगे बड़े बड़े, है ना। और आपको पता है कि यार जो EXP का वादा है, फ्री एजुकेशन, वो तो चलता रहेगा। चलो तो आगे बढ़े, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना। तो ये सब कंपाउंड है, आप देख सकते हो, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हो। अब देखो 2 प्रकार के कंपाउंड होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, समझेंगे। सैचुरेटेड क्या होता है, देख, पानी ले, उसके अंदर चीनी घोल,
एक टाइम ऐसा आएगा जब उसके अंदर चीनी इतनी मिल चुकी होगी कि बाकी एक्स्ट्रा चीनी ऐड करेगा तो नहीं मिलेगी। तो अब क्या हुआ, वो पानी का जो घोल है वो सैचुरेटेड हो गया, है ना। कभी कभार आपने टर्म सुनी होगी ना, मेरा दिमाग सैचुरेटेड हो चुका है। इसका क्या मतलब है, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया और अब मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। तो सिमिलरली सैचुरेटेड सिचुएशन वो होती है जहां पर कोई और एटम ऐड नहीं हो सकता। जैसे कि एल्केन। एल्केन क्या होता है, एल्केन में किसी का भी एग्जांपल ले लो, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, किसी का भी। मैं एग्जांपल ले रहा हूं इथेन का, मैं इथेन का एग्जांपल ले रहा हूं। देखो ऐसा होता है इथेन, ठीक है, यही है इथेन। अब देखो इथेन को जब तुम ध्यान से देखोगे तो कार्बन पूरी तरीके से फंसा हुआ है। क्या कार्बन के पास कोई भी बचने की चांस है? सारे हाइड्रोजन कनेक्टेड है, मतलब सारे बॉन्ड से कनेक्टेड है हाइड्रोजन, है ना। इसका मतलब क्या है, सारे के सारे, चाहे मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, पेंटेन हो, सारे के सारे एल्केन सैचुरेटेड होते हैं, इनके अंदर कुछ और ऐड नहीं किया जा सकता। बट जहां पर बात आती है एल्कीन और एल्काइन की, जैसे कि ये या फिर ये, अब देखो इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। कैसे? देखो आपने डबल बॉन्ड को तोड़ो और हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड कर दो, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ो और हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड कर दो। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो एल्केन होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, जबकि जो एल्कीन और एल्काइन होती हैं वो अनसैचुरेटेड होती हैं। इस बात को एकदम क्लियरली अपने दिमाग में डाल लो। सवाल पूछा जा सकता है कि क्यों होते हैं, तो उनका रीजन है, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाकर समझा देना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो साइक्लो एल्केन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपके साइक्लिक कंपाउंड है उसमें केवल एल्केन वाला वर्जन आएगा, एल्कीन वाला आपके सिलेबस में नहीं है, एल्काइन वाला आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब साइक्लो कंपाउंड्स की बात करते हैं। देखो इमेजिन करो एक साइकिल है, एक मिनट, अच्छा वैसे साइकिल, एक साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? मिनिमम कितने चाहिए? 3 चाहिए। 2 से थोड़ी ना कोई साइकिल बन जाती है, 2 से तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, 1 से भी नहीं बनती। मिनिमम क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए 3, एक कार्बन इधर, एक इधर, एक इधर, तीनों को जोड़ो, ट्राइंगल बना सी सी सी, है ना। तो मिनिमम कार्बन कितने नीड है? 3। अब देखो इसको हम नाम देते हैं, अच्छा नाम दो, सिंगल बॉन्ड है तीनों में और ऐसा स्ट्रक्चर है, क्या नाम दोगे? 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब है भैया, वो क्या होता था भैया, वो अरे भैया क्या था, अरे याद कर ले मूर्ख, क्या होता था? प्रोप, आ गया याद, हाँ। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या है? प्रोपेन। तो नाम क्या होना चाहिए? प्रोपेन। बट क्योंकि एक साइकिल है, घूम रही है ना, जहां से स्टार्ट किया वहां खत्म आ गए ना, तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसका नाम होगा साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। तो जितने भी साइक्लिक कंपाउंड है उनका नाम सेम रहता है, बस आगे साइक्लो लग जाता है, याद रखना, ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे कंपाउंड है, देखो ये क्या है, 4, ये अपना स्क्वायर बन रहा है, ब्यूटेन होता है तो साइक्लोब्यूटेन हो गया, ये पेंटेन होता है तो ये साइक्लोपेंटेन हो गया, ये हेक्सेन होता है तो ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, इस प्रकार बस साइक्लो लगा देना। कॉन्सेप्ट इज वेरी सिमिलर एंड वेरी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार देखो यार बहुत सिंपल चीज है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अरे भैया ये तो कंटेंट टीम ने सारे ही फंक्शनल ग्रुप डाल दिए। अरे भैया ये क्या कर दिया रे कंटेंट टीम ने, है ये क्या कर दिया रे कंटेंट टीम ने। अच्छा इसको देख के डरो मत, आपके इतने सारे फंक्शनल ग्रुप नहीं है आपके सिलेबस में, ये कंटेंट टीम ने 11वीं की केमिस्ट्री के फंक्शनल ग्रुप डाल दी, है ना। आप 11वीं में पढ़ोगे केमिस्ट्री में, अभी आपके सिलेबस में कौन कौन से वो मैं पढ़ा देता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गलती तो इंसान से होती है, माफ कर दूं, माफ कर दूं, तुम बताओ, तुम जो कहोगे वो कर, कंटेंट टीम को माफ कर दे क्या, हाँ है ना, बोलो तुम बताओ, कर दिया जाए या उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए? ऐसे मिलनी तो चाहिए पनिशमेंट, देखो गलती है, गलती की पनिशमेंट तो बनती है। चलिए, है ना। अब देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है पहले उसको समझते हैं। वो बहुत सिंपल है, देखो एक बार में समझ जाओगे। देख ये 2 कार्बन थे, ये हाइड्रोजन से कनेक्टेड थे, H H H H H H। अब मेरे मन में एक खुराफाती सिचुएशन आई, मैंने दिमाग लगाया और मैंने कहा कि देख इस हाइड्रोजन को टाटा बाय बाय करा मैंने, इस हाइड्रोजन को मैंने क्या करा, टाटा बाय बाय गुड बाय करा, इसको मैंने हटाया और मैंने कहा कि भाई देख हाइड्रोजन तेरी मेरी दोस्ती समाप्त, मैंने अपनी नई दोस्त बुला ली है, उस दोस्त का नाम है क्लोरीन, क्लोरीन लगा लिया, Cl लग रहा है ना भैया,
Cl क्लोरीन, ठीक है, मैंने अपना नया दोस्त बुला लिया है क्या, क्लोरीन, ठीक है, अब मेरी दोस्ती हो गई क्लोरीन से। तो अब ये जो Cl है ना, ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट लगा है, इसी को हम बोलते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो ये तो मैंने केवल एक एग्जांपल दिया है Cl का, ऐसे हम बहुत अलग अलग चीजें लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरियस फंक्शनल ग्रुप की, कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप और उनके नोमेनक्लेचर की। तो देखो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप होता है हेलोजन। हेलोजन, हेलोजन के अंदर क्या होता है, हेलोजन के अंदर एक होता है क्लोरीन लग जाए, या तो भैया ब्रोमीन लग जाए, या तो भैया आयोडाइड लग जाए, है ना, ये अपने तीन लग रहे होते हैं। यही इन्हीं तीन पे सवाल आता है और यही तीन आपके सिलेबस में, ठीक है। तो इन तीन, ये तीन लग सकते हैं। अब इन तीनों के लगने से आपका नोमेनक्लेचर कैसे बदलेगा, नोमेनक्लेचर भैया क्या बोल रहे हो बार बार, मतलब नेमिंग ऑफ कंपाउंड कैसे बदलेगी वो देखते हैं। देखें वापस से वही एग्जांपल ले, वही एग्जांपल है ना। अब इसमें बस एक एक्स्ट्रा Cl लगा दिया, बाकी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब बताओ इसका नाम कैसे बदलेगा, मैंने क्या लगाया Cl, मैंने क्या लगाया एक क्लोरीन, नाम कैसे बदलेगा बताओ। देखो हमें क्या करना होता है, हमें हेलोजन्स के अंदर क्लोरीन का क्लोरो उठाना है, अगर ब्रोमीन लगाए तो ब्रोमो उठाना है, आयोडीन लगाए तो आयोडो उठाना है, IODO आयोडो उठाना है, ठीक है। तो अब इसका जो नाम होगा वो क्या, वैसे बेसिक नाम क्या होता है इसका, बेसिक नाम क्या होता है, इथेन, यही होता है, यही होता है। बट क्योंकि क्लोरीन लग गया तो बस यहां पर हम क्या लगा देंगे, क्लोरो इथेन। बताओ कोई समस्या, क्लोरो इथेन कोई समस्या। अगर इस जगह पर ब्रोमीन लग रहा होता तो क्या होता है इसका नाम, ब्रोमो इथेन। अगर यहां पर आयोडीन लगा होता तो क्या होता, आयोडो इथेन, ठीक है, समझ गए। बहुत बेसिक है। पहला फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन, हेलोजन में ये तीन आते हैं और इनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है, ऐसा होता है। अभी देखो मैं हार्ड वाले नोमेनक्लेचर पे नहीं पढ़ा, अब इससे भी टिपिकल आएगा जब पोजीशन में भी हम नंबरिंग करेंगे 1,3, या फिर अगर अब आप पूछोगे अगर भैया ब्रोमीन क्लोरीन एक साथ लग गए तो समझाऊंगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल बेसिक पे चल रहे हैं। मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप ला रहा हूं, मैं हर एक बच्चे के लिए पढ़ा रहा हूं जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। मैं ऐसा नहीं लेके चल रहा हूं तुमने पहले से पढ़ रखा है तुम रिवाइज कर रहे हो, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे मान के चल रहा हूं तुमने कुछ नहीं पढ़ा। तो स्टेप बाय स्टेप हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक है, अभी हम बिल्कुल सिंगल सिंगल की बात कर रहे हैं, तो समझ गए कैसे नेमिंग होती है, बिल्कुल नेमिंग। चलो अब अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। अगला फंक्शनल ग्रुप कौन सा उठाए, अगला फंक्शनल ग्रुप कौन सा उठाए आप बताओ। अरे भैया कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप ऐड करवा दिए कंटेंट टीम ने, ये तो बड़ी मूर्खता कर दी है ना। ये सब फंक्शनल ग्रुप तो हमारे में है ही नहीं, वो सब उठा दिए फालतू फालतू में। चलो कोई नहीं, अगला फंक्शनल ग्रुप उठाते हैं अल्कोहल, ठीक है। चलो अगला उठाते हैं अल्कोहल, जो हमारे सिलेबस में वो मैं तुम्हें करा दूं अल्कोहल। अब देखो अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल जब होता है जब हमारे कार्बन की चेन के अंदर, कार्बन की चेन के अंदर हाइड्रोजन को हटा के OH लगा देते हैं। OH ग्रुप जो होता है ना, OH ग्रुप जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अल्कोहल ग्रुप तब आएगा जब हमारा ऐसा OH लग जाएगा। तब देखो इसका नाम क्या था, इसका नाम था इथेन। अब इसका नाम कैसे बदल जाएगा, इसका नाम कैसे बदल जाएगा, कुछ नहीं करना है, वो जो लास्ट का ई है ना, ई इथेन का ई, ये वाला ई, इसको हटाओ, इसको हटाओ और इसका नाम लिख दो, ऑल लगा दो यहां पर, OL, अल्कोहल का ऑल, अल्कोहल का ऑल उठाकर लगा दो, क्या होगा इसका नाम, इथेनॉल। ये इसका नया नाम आ गया, ठीक है। सिमिलरली आप इसमें प्रोपेनॉल बना सकते हो, ब्यूटेनॉल बना सकते हो, पेंटेनॉल बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, बस OH ग्रुप लगना चाहिए। समझ गए क्या चीज क्लियर है कि भैया हमने इथेन को इथेनॉल कैसे बनाया, अल्कोहल ग्रुप ऐड करके। अल्कोहल ग्रुप क्या होता है, OH। क्लियर है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ग्रुप, अगला ग्रुप है एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है। चलो एल्डिहाइड के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो एल्डिहाइड क्या होता है यार, ये एक अलग ग्रुप है, थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसको ढंग से समझो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक कार्बन की चेन ली, वही अपना इथेन लिया, और इस इथेन के आखिरी या फिर पहले कार्बन के अंदर ये कर दिया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमने ऐड कर दिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हमने ऐड कर दिया, और बाकी सब सेम ही है।
एच 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 एच, ठीक है। देखो अच्छा, अब ये हो गया, तो पहले इसका नाम था इथेन। अब मेरे को ये बताओ इसका नाम क्या होगा, कैसे बदलेगा वो तुम बताओ जल्दी फटाफट से। एक बार चैट सेक्शन चेक कर लेता हूं आपकी, बहुत देर से चैट सेक्शन चेक नहीं करिए, जल्दी एक बार बताएं क्या होगा भैया नाम। अरे बताओ यार, 1 मिनट स्टूडेंट्स, मैं पानी पी लूं, जस्ट में 1 मिनट देना। चलो बहुत सही। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चे कह रहे भैया आपने नाम तो पूरा, ओ सॉरी सॉरी, बताया ही नहीं तुमने तो। एल डी हाइड, अब ठीक है, अब ठीक है क्या, अब ठीक है क्या, एल डी हाइड, ठीक है, चले, है ना। तो क्या आता है इसके अंदर, अरे जल्दी बताओ यार क्या आता है इसके अंदर। आ गया, बहुत सही, अरे बहुत बढ़िया, अल लग जाता है, बहुत सही बहुत सही। तो देखो इथेनॉल के अंदर हम क्या लगा रहे थे, मतलब अल्कोहल के अंदर ऑल लगा रहे थे, और इसके अंदर हमें अल लगाना है, तो इसका नाम क्या बदल जाएगा, इसका नाम बदल जाएगा इथेनल। अल लग जाएगा, बस ई को हटा के अल लगा दो, ई को हटा के अल लगा दो, बस इतना सा काम कर दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। अब एक चीज याद रखना, इसमें एक पॉइंट है, जब भी हमारी बड़ी चेन है, जैसे कि मान लो बहुत सारे कार्बन है, 4 कार्बन है, तो एल्डिहाइड हमेशा या तो फर्स्ट कार्बन पे लगता है या तो लास्ट कार्बन पे लगता है, मतलब या तो डबल बॉन्ड ओ इधर होना चाहिए या फिर डबल बॉन्ड ओ इधर होना चाहिए। अगर सेंटर पे है डबल बॉन्ड ओ तो ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, तो अगला फंक्शनल ग्रुप होता है कौन सा, देखो अगला फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। कीटोन, अब देखो जब भी कोई बड़ी कार्बन की चेन है, मतलब ये 3 कार्बन की चेन, ठीक है, और इसके सेंटर वाली चेन पे डबल बॉन्ड ओ है, तो अब क्या है ये, अब ये कीटोन ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। तो याद रखना एल्डिहाइड ग्रुप तब होता है जब हमारी किसी चेन के एंड वाले पे लग रहा हो, और जब भी किसी सेंटर वाले कार्बन पे लग रहा होता है, मान लो अगर 5 की चेन है, 1 2 3, इधर कहीं लग रहा है या तो इस पे या इस पे या इस पे, तो कौन सा होगा, कीटोन ग्रुप होगा। कीटोन ग्रुप में क्या नाम होगा, जैसे इसको देखो, इसको देखो, इसका नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, 3 कार्बन, 3 कार्बन कौन सा होता है, प्रोपेन, है ना, इसका नाम क्या होता है, अरे समझ यार, प्रोपेन। अब देख, क्योंकि कीटोन में ऑन है, कीटोन में ऑन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। अब तो तुम समझ गए होगे कि साइंटिस्ट ने क्या जुगाड़ लगाया है, साइंटिस्ट ने क्या जुगाड़ उठाया है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के आखिरी के 3 लेटर उठाए, उठा के चेप दिए, बस ये करना है। तो इसमें से ये हटाओ, ई हटाओ और आखिरी का 3 लगाओ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। क्लियर है, इस प्रकार से हम नामिंग कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ। कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, 4 हो गए। एक आखिरी पढ़ लें, एक आखिरी पढ़ लें जो आपके सिलेबस के अंदर है। आखिरी क्या है, आखिरी है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमारा आखिरी है जो आपने सिलेबस में। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है, जैसे कार्बन है, जैसे कार्बन, और उसके लास्ट या फिर फर्स्ट कार्बन के अंदर, लास्ट या फिर फर्स्ट कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड O है और साथ साथ में OH भी है, डबल बॉन्ड O है और साथ साथ में OH भी है, मतलब इथेनॉल भी आ गया, मतलब इथेनॉल नहीं अल्कोहल भी आ गया, और ये हमारा एल्डिहाइड भी आ गया। दोनों जब मिल जाते हैं तो इस ग्रुप का नाम है कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो इसका नाम क्या होगा, इसको वैसे नाम क्या होता है अपना, प्रोपेन। अब इसका नाम क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ क्या होगा, क्या होगा, बहुत बढ़िया। इस ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब भी इसके किसी भी आपको चेंज करना है ना इसके नेमिंग के अकॉर्डिंग, तो हम देख ई को हटाएंगे, ई को हटाएंगे और ओइक ऐड कर देंगे, ओइक, ओइक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड। याद रखना
ओइक हम ऐड कर देंगे लास्ट में और इसको हम नाम दिखा देंगे प्रोपेनोइक एसिड। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं, आई होप कि यहां पर कहीं ना कहीं होगा। ये देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक में क्या करते हैं हम, जैसे पेंटेन था, पेंटेन को मुझे कन्वर्ट करना था तो मैंने क्या करा, पेंटेनोइक एसिड, OIC को लास्ट में ऐड कर देंगे, ई को हटाया और OIC को ऐड कर दिया, और एसिड तो है ही क्योंकि ग्रुप का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एसिड तो लगाना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, पेंटेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, सिंपल। समझ गए, समझ गए। तो ये सारे हमारे किसके एग्जांपल हो गए, ये सारे हमारे हो गए आपके फंक्शनल ग्रुप। तो अब देखो कितनी आसान है नेमिंग, नेमिंग हम कितनी आसानी से सीख रहे हैं, सारे फंक्शनल ग्रुप हो गए। एक और फंक्शनल ग्रुप तुम्हें समझा देता हूं, है ना, वो भी एज अ बोनस ले लो। देखो अगर एक कार्बन चेन है और उसमें उसमें क्या हुआ, मान लो यहां पर एक अलग ही फंक्शनल ग्रुप लगा है, कौन सा वाला, CH, देखो ध्यान से देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CH3। मतलब एक कार्बन होता है उसमें कितनी चीजें अटैच हो सकती हैं, 4, है ना। अब अगर मैंने एक हाइड्रोजन को हटाकर इसके एंड से एक पूरी कार्बन चेन को अटैच कर दिया तो उसका एक अलग ग्रुप होता है, ठीक है, उसका एक अलग ग्रुप होता है। तो जो ये CH3 है ना, इसको हम पता क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, वैसे CH4 क्या होता है, CH4 होता है मीथेन, यही होता है, इसको हम बोलते हैं मिथाइल, क्या बोलते हैं, मिथाइल। और अगर यहां पर CH3 की जगह इथेन से रिलेटेड कुछ होता, मतलब इथेन से एक हाइड्रोजन हटाओ और उस इथेन को इस चेन से ऐड कर दो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इथाइल, इथाइल, या फिर प्रोपाइल। समझ गए, कर क्या रहे हैं, किसी भी कार्बन चेन के अगर एक हाइड्रोजन को हटाकर उसको दूसरी कार्बन की चेन से अटैच कर देते हैं तो उसका फिर जो नाम हो जाता है वो बदल जाता है, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो अब इसका नाम क्या होगा, इस पूरे का नाम क्या होगा, इस पूरे का नाम क्या होगा वो तुम्हें सोचना है और बताओ इस पूरे का क्या नाम होगा, वो तुम्हें कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। वैसे आगे जब IUPAC पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ ही लेंगे, बट हाँ इसका भी तुम्हें नाम कमेंट सेक्शन में बताना है और ये तुम्हारा अभी के लिए होमवर्क है, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, बता दो यार, इस वाले कंपाउंड का क्या नाम होगा। या फिर चलो कार्बन इधर से हटाते हैं, इधर से कार्बन हटाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर मुझे कार्बन, और मैंने कार्बन को यहां लगा दिया, ठीक है। अब बताना उस वो वाला कंपाउंड तो फिर 5 चेन वाला बन जाता, पेंटेन बन जाता। अब बताओ, अब बताओ, कार्बन को यहां पर लगा दिया, ठीक है, क्लियर। तो अब आपको बताना है कि इस कंपाउंड का क्या नाम होना चाहिए, ठीक है। चलो अब IUPAC की पूरी डिटेलिंग में पढ़ते हैं एंड IUPAC के हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे ढंग से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अब मैं बताने वाला हूं। और अगर तुमने आज समझ लिया 11वीं में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप फंक्शनल ग्रुप यहां तक क्लियर होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला क्लियर हो गया होगा, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, हेलोजन, और ये अपना जो एल्काइल ग्रुप होता है, इस ग्रुप को एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, एल्काइल ग्रुप। ये आपके सिलेबस में, आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप सिलेबस में वो मैंने सारे करा दिए, इसके अलावा कोई आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे, आगे हम पढ़ते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC क्या है, एक ऐसी संस्था जिसने की बहुत सारे नोमेनक्लेचर दिए। चलो आगे समझाते हैं, सबसे पहले आपके कुछ डाउट्स वगैरह देख लेते हैं। यहां तक एकदम क्लियर है क्या, यहां तक एकदम क्लियर है क्या, पहले वो बता दो बस, यहां तक एकदम क्लियर है क्या, पहले वो बता दो फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, जल्दी बताएं, एकदम क्लियर, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए फिर, करें शुरू। IUPAC नोमेनक्लेचर, चलो तो सबसे पहले जोश मीटर लिख दो कि भैया जोश कैसा है यहां तक। देखो अभी 1 घंटे की क्लास और चलेगी तो पहले ही बता रहा हूं, हाँ लेक्चर लंबा है, 2 घंटे का लेक्चर है, बट वर्थ इट है, अगर तुमने पढ़ लिया ना दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा, तो तैयार रहो और बताओ, ठीक है। चलिए क्या भाई ब्लर हो रहा है क्या, 1 मिनट, अभी ब्लर सही हो जाएगा, अब ठीक है, ठीक है चलो, हाँ जी आगे बढ़े। क्या बात चल रही थी, हम पढ़ने वाले थे नोमेनक्लेचर, IUPAC। तो IUPAC क्या थी, एक संस्था, एक संस्था जो कि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, हिंदी थोड़ी सी ऐसी है, संस्था जो भी है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि नामकरण करती है ना,
वो बच्चे पैदा होते हैं जब उनका नामकरण करते हैं ना, वैसी सिमिलर नामकरण करती है IUPAC। अब देखो ये संस्था क्यों बनाई गई? ये इसलिए बनाई गई क्योंकि यार देखो सब बोल रहे थे कि यार इस कंपाउंड को मैं ये नाम दे देता हूँ, कुछ बोल रहे थे इस कंपाउंड को मैं ये नाम दे देता हूँ, तो कंफ्यूजन हो रही थी। तो मार्केट में साइंटिस्ट आए और उन्होंने बोला कि एक संस्था बनाते हैं जो कि ये नामकरण देख लेगी, ठीक है। तो अब उसके कुछ रूल्स बताने वाला हूँ। वैसे आपको बहुत सारी चीजें मैंने बता दी है, जैसे कि मैंने आपको इथेन, इथीन, मिथीन, वो जो इन आइन इन वाला जो सिस्टम है वो समझा दिया। उसके अलावा आपको सारे ग्रुप समझा दिए, हेलोजन वगैरह सब कुछ समझा दिया, ठीक है। इथाइल मिथाइल भी आप समझ चुके हो। तो अब बहुत कम चीजें जो आपको समझनी है, बट ये जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। देखो रूल क्या होते हैं। रूल नंबर 1 पढ़ो, पहले एक बार स्क्रीन पे पढ़ो फटाफट से, खुद से रीड करो, खुद से रीड करो जल्दी, खुद से रीड करेंगे जल्दी से। कर लिया? चलो देखो पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट ये कहता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से समझेंगे, कि हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को पकड़ना है। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, इसका क्या मतलब है? देखो इसको देखो, अब इसके अंदर आप बहुत सारी चेन देख सकते हो। एक चेन तो ऐसे है, एक चेन ऐसे है, और एक ऐसे घुमा कर भी ले सकते हैं। हमें देखना है कौन सी चेन में सबसे ज्यादा कार्बन आ सकते हैं। सबसे पहले तो देखो कौन सी चेन में आ सकते हैं। अगर मैं ऐसे लूंगा तो 1 2 3 4 5 आएंगे। अगर मैं ऐसे लूंगा तो 1 2 3 4 ही आएंगे। और अगर मैं ऐसे लूंगा 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसे घुमाकर अगर मैं लूं, इसमें क्या होंगे? सबसे ज्यादा कार्बन आएंगे। तो हमें क्या करना है? इस चेन को सबसे पहले पकड़ना है। अब मैंने क्या करा, इस चेन का नामकरण कर दिया। कैसे? इस चेन का नामकरण क्या करूंगा, 6 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, नाम रख दिया मैंने हेक्सेन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे नंबरिंग देखनी है। पॉइंट नंबर 2 ध्यान से देखना, नंबरिंग देखनी है। अब मुझे देखना है कि जो ग्रुप है ना, एक्स्ट्रा ग्रुप, वो कौन से नंबर पे अटैच्ड है। ध्यान से देखो, अब देखो इस चेन को अलग से देखो, ये पूरी एक चेन है, और इन दोनों को अलग से देखो। पेन बदल देता हूं ताकि आपको और क्लियरली समझ आए। ये एक अलग से, ये चेन अलग है, और ये एक पूरी एक चेन है, ठीक है, समझ गए। अब ये देखो कि किस नंबर पे चेन लग रही है, ये 2 कार्बन किस नंबर पे लगे हैं। तो देखो 2 तरीके होते हैं काउंट करने के, या तो आप यहां से करो 1 2 3, 3 पे लग रही है, या तो आप यहां से करो 1 2 3 4। देखो कौन सा तरीका आपको बढ़िया लगता है? आपके बढ़िया लगने ना लगने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि IUPAC ने रूल दिया है कि जहां पर नंबर सबसे कम होगा वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो नंबर कहां से कम है? यहां से 1 2 3, 3 पे ही आ गया। और अब इस ग्रुप को देखो, ये ग्रुप क्या है? 2 कार्बन की चेन अटैच्ड है। इस ग्रुप को हम क्या बोलते थे? इथाइल। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या होगा? ध्यान से देखना क्या लिखने जा रहा हूं मैं। एक मिनट, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, पेन ही नीचे गिर गया, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। चलो इस ग्रुप को हम क्या नाम देंगे? ध्यान से देखना, 2 इथाइल। 2 क्यों दिया? क्योंकि दूसरे नंबर पे कनेक्टेड है। 2 इथाइल, आगे क्या है? हेक्सेन। क्या है भैया? हेक्सेन। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? अभी बहुत एग्जांपल कराएंगे, बस बेसिक सा रूल समझा रहा हूं। पहला रूल क्या है? पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन को पकड़ना है और उससे नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करनी है? कि सबसे कम वाले पे आए, सबसे कम वाले पे आए। रूल नंबर 2 ध्यान से देखते चलना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 2 बहुत आसान है। फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच होगा तो उसका नामकरण कैसे करना है वो मैंने आपको समझा दिया। हेलोजन आएगा तो क्लोरो पहले आता है ना। अगर एल्डिहाइड आया तो क्या आता था आपको पता है? कीटोन आता था तो ऑन लग जाता था। ये सारी चीज आपको पता है। अल्कोहल में ऑल, लास्ट में ऑल लग जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता है, ये वाले रूल आपको बताने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला रूल क्या है? इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, जब भी कार्बन चेन अनसैचुरेटेड है, मतलब या तो डबल बॉन्ड है, जब भी डबल बॉन्ड होंगे तो आखिरी में क्या आएगा? एन, है ना। मतलब ये तो सिंगल बॉन्ड में आता है AN, ठीक है। और जब भी डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा? इन। और जब भी ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आएगा? YNE। ठीक है, ये बेसिक सा फंडामेंटल आपको पता है। ये बहुत सिंपल चीज है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, वही वाला सिंपल फिनोमिना है। आगे देखते हैं। ये सब तो मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप बता ही दिए, तो इसको पढ़ के क्या ही होगा। चलो कुछ बेसिक से एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाला पहले इसका नामकरण कर दो, इसका नामकरण कर दो। 1 2 3, ध्यान से देखना, 1 2 3 और क्लोरीन अटैच्ड है, क्या होगा? क्लोरो। और ये क्या है? 1 2 3 प्रोपेन। अब देखो इसके अंदर क्लोरीन अटैच्ड कहां है? पहले नंबर के कार्बन पे, पहले नंबर के कार्बन पे अटैच्ड है ना। इसका मतलब इसका पूरा नाम होगा 1 क्लोरो
प्रोपेन, यही होगा। अब देखो क्योंकि यहाँ 1 है तो मुझे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जब भी 1 होता है तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं होती। बट अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, ध्यान से देखना, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि बीच वाले पे Cl कनेक्टेड होता तो इसका नाम पता है क्या होता? अब यहां पर होता, देखो कौन से पे है, 1 और 2 दूसरे कार्बन पे अटैच्ड है, तो जब भी नाम आएगा दूसरे कार्बन का तो मुझे नाम देना पड़ेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। अब मुझे नामकरण करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए? क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या, कोई समस्या है क्या किसी को? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखते चलना। सिमिलर सी ये चीज है कि भाई किसी भी एग्जांपल को उठा लो। अब देखो इसमें OH है, OH है, तो अब देखो इसके अंदर OH किस नंबर पे है? सेकंड नंबर पे, 1 2 सेकंड नंबर पे है, तो इसका नाम क्या होगा? ध्यान से देखना, इसके नाम देने के दो तरीके हैं। वैसे अगर आप ग्रुप देखोगे तो इसका नाम होना चाहिए था प्रोपेनॉल, बट क्योंकि अल्कोहल दूसरे नंबर पे है तो इसको मैं नाम दूंगा 2 प्रोपेनॉल, मैं इसको दूंगा 2 प्रोपेनॉल। या फिर कहीं कहीं पर कुछ कुछ किताबों में ऐसे भी लिखते हैं प्रोपेन और यहां पर डैश लगा के 2 ऑल, ऐसे इस प्रकार से भी कहीं कहीं पर लिखा जाता है। बट अगर तुम 2 प्रोपेनॉल भी लिख के आओगे तो भी आपका कोई नंबर नहीं काटेगा बोर्ड के अंदर, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, कैसे भी लिख के आओ कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आसान तरीका यह है 2 प्रोपेनॉल, समझ गए? इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। अब देखो एक एक प्रकार का क्वेश्चन और दिखा देता हूं, है ना, सारे प्रकार के क्वेश्चन आज ही कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। ये देखो, अब मैंने क्या करा, Cl Cl, अरे 2 Cl लगा दिए भैया, आप बोलो अब होगी समस्या, समस्या खड़ी हो गई, 2 Cl लग गए, अब क्या करें, अब क्या करें? अब नाम देखना 1 2, तो क्या लिखूंगा 1,2, 2 क्लोरीन है तो क्या लिखूंगा डाई क्लोरो, पता है ना, डाई क्लोरो, और आगे तो आपको पता ही है प्रोपेन, प्रोपेन, तो नामकरण क्या हुआ 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। याद रखेंगे, याद रखेंगे नामकरण कैसे करना होता है। अगर 3 क्लोरीन होते तो क्या होता 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन, इस प्रकार से नामकरण कर रहे होते हैं। अब इसका एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कराऊं, अब देखो एक और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, यहां पर है Cl और यहां पर है Br, अब हो गई समस्या। अब बताएं अब क्या करोगे, अब क्या करोगे बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या समस्या है, ये तो सिंपल है? ये क्या, ये कैसी बात कर रहे हो? मैं लिख दूंगा भैया ये 1 क्लोरो 2 ब्रोमो, है ना, और ये क्या है प्रोपेन, भैया लिख दूंगा मैं, इसमें क्या है यार, भैया आप भी आसान सा सवाल देते तो। अरे नहीं मूर्ख, आसान सवाल नहीं है, यहीं पर तो गेम था। IUPAC ये कहती है जब भी 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हैं, मतलब 2 हेलोजन अटैच्ड हैं, तो हम कौन से ग्रुप का नाम आगे लिखेंगे वो डिपेंड करता है उसकी नेमिंग के ऊपर। यहां पर क्लोरीन को आगे नहीं लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपेन। क्यों लिखेंगे? क्योंकि नाम में अगर आप देखोगे तो ब्रोमो में आता है बी और बी सी से पहले आता है, तो IUPAC ये कहती है इसका एग्जैक्ट नाम होना चाहिए था, इसको इधर आना चाहिए था और इसको इधर आना चाहिए था, समझ गए? तो ये है भैया IUPAC का गेम, समझ गए कि जब भी 2 अटैच्ड हो तो हमें नेमिंग कैसे करनी है, उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। अगर यहाँ पर ब्रोमीन की जगह क्या होता, ब्रोमीन को हटा दो यहाँ पर, अब यहाँ आई लगा दो, आयोडाइड लगा दो, आयोडाइड लगा दो, तो अब क्या होता, अब देखो सी जो है वो पहले आता है, आई बाद में आता है, तो ऑब्वियस सी बात है सी यहाँ पर आता और इस जगह पर आयोडाइड आता, है ना, समझ गए? ये प्रोसेस है, ये तरीका है, ये मेथड है और बेस्ट तरीका है। ऐसी चीजों को समझो, मजा आ जाएगा, है ना। चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं ट्राई, है ना। तो ये तो हमने सारे क्वेश्चन कल कर लिए थे ट्राई, इनको नहीं करेंगे। एक मिनट, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, है ना। ये वाला देख लो, ये तो सिंपल है। क्या बन रहा है ये, प्रोपेनोइक एसिड, डायरेक्टली दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप लग रहा है प्रोपेनोइक। अरे यार भैया कैसे कैसे सिंपल क्वेश्चन दे रहे हो यार, मजा सा नहीं आ रहा है ना भैया, मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल ही। चलो अब ये देखते हैं। अच्छा ये तो एक और सिंपल क्वेश्चन है, ये क्या है, ये देख लो, ये क्या है ब्यूटेनोइक एसिड, और ये क्या है OH ग्रुप लग रहा है, 4 कार्बन है ब्यूटेनॉल,
ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है एंड ये तो आप मुंह जुबानी बोल सकते हो, इनमें कोई समस्या आपको आनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ इन क्वेश्चंस में कोई भी समस्या नहीं होगी, इनको प्रैक्टिस कर लेना। टेलीग्राम पे पूरी की पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, आप अपने एंड से इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और इस क्वेश्चन को मुझे आपको कराना है बेसिकली, ये है सबसे तगड़ा क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना, अब हम कैसे करेंगे, देखो ये एक पूरा है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढूंगा। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन पकड़ो। सबसे पहले क्या करो, लॉन्गेस्ट चेन पकड़ो। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप देखना, सेकंड स्टेप देखना स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, अब हमारा जो अगला स्टेप है वो है कि अब हम पहले तो इसका नामकरण कर देंगे लॉन्गेस्ट चेन का। 1 2 3 4 5 6 क्या लिख देंगे, हेक्सेन। नामकरण कर दिया भैया, क्या दिक्कत है, हेक्सेन लिख दो। आगे देखो, अब देखो एक मिथाइल ग्रुप, एक और मिथाइल ग्रुप, अरे भैया एक क्या है, एक और मिथाइल ग्रुप, मतलब 3 मिथाइल ग्रुप इसके अंदर कनेक्टेड है यार। मजेदार है, मजेदार। अब देखो नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां पर हमारा फायदा है, जहां पर कम नंबर लग रहे हो हमारे, अब देखो कम नंबर कहां पर लगेंगे, तुम यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 तक पहुंचेगा, फिर ये 6 मतलब ये 5 पहुंचा और ये 2 पहुंचा। अब यहां से देखो 1 2 3 4 5, यहां पे भी 5 तक पहुंचा, बट 2 नंबरिंग पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो फायदा कहां पर है, फायदा कहां पर है, जब हम नंबरिंग यहां से करेंगे। तो नंबरिंग का बहुत प्यारा गेम है, उसको ध्यान से समझते चलना। अब तो तुम कर लोगे, अब तो क्या कर लो फटाफट से, क्या दिक्कत है, चलो जल्दी जल्दी कर दो। क्या लिखोगे, 2 डाइमिथाइल और क्या है आगे, 2 डाइमिथाइल और क्या है फिर ये 5 मिथाइल और हेक्सेन। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है। 2 डाइमिथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन, है ना, सिंपल है। 2 डाइमिथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन, नंबरिंग साथ साथ में चलते रहनी चाहिए, नंबरिंग एक साथ चलती रहनी चाहिए। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा काम आएंगी तुम्हारे, इन चीज को याद रखो। चलो, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, एक क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन तुमको होमवर्क दूंगा। ये वाला अच्छा है तो सेम ही क्वेश्चन है, इसकी नंबरिंग कर दो, इसकी नंबरिंग कर दो जल्दी से फटाफट से। मेन चेन उठा लो पहले, मेन चेन उठाओ, क्या है 1 2 3 4 5, क्या है पेंटेन, पेंटेन लिख दो। आगे देखो कितने मिथाइल है, 1 और 2, और नंबरिंग क्या है 1 2 और 3 4, तो लिख दो 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। बस हो गया, हो गया भैया। अरे यार इतना सिंपल सिंपल से सवाल है, इतने सारे से उसमें भी तुम कहते हो कि समझ नहीं आता, समझ नहीं आता कार्बन कंपाउंड। अरे मूर्ख, कैसे समझ आएगा, ध्यान लगा के जिस दिन तूने पढ़ना शुरू कर दिया, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ ऑनेस्टी से, जिस दिन तूने ध्यान लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया ना, जिस दिन तूने दुनिया भुला दी और तूने कहा कि भाई आज तो लगकर पढ़ना है, जिस दिन तूने ये कर लिया, तू अंदर से ना अलग है, तुझे पता नहीं है। वो मीम चलता है ना इंस्टाग्राम पे, तुझे मालूम नहीं पर तू है, वही हो तू। तुझे तेरी शक्तियों का एहसास नहीं, तुझे पता नहीं है कि तू, जो तुझे आज लगता है ना कि बस एग्जाम में पास हो जाऊं, उसके लिए नहीं बना है तू। तो अगर पढ़ने बैठ जाए तो तू बड़े बड़े एग्जाम निकाल सकता है। अभी तो क्लास 10वीं चल रही है तेरी, पर तेरे अंदर टैलेंट बहुत है। अब उस टैलेंट को ढूंढना है तेरे को, कैसे ढूंढेगा, पढ़ाई करके, मेहनत करके, एफर्ट लगाकर, दिन रात एक करके, वो तेरी जिम्मेदारी है ना। मैं गाइड कर सकता हूँ, जिम्मेदारी तेरी है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, है ना। एक ये वाला भी देख लो, एक ये वाला भी देख लो फटाफट से। इसके अंदर क्या है, अब देखो इसके अंदर क्या है, यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप ऐड है, और ये देखो ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप है इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप। ये मिथाइल इथाइल बता चुका हूं मैं, बता चुका हूं ना मैं, इथाइल मिथाइल अभी थोड़ी देर पहले, हाँ भैया बताया था इथाइल मिथाइल, ठीक है। तो ये एकदम समझ, अब इसकी नेमिंग करो, और मेरे को ये आपका होमवर्क है, सबके सब इस सेशन के बाद चैट सेक्शन के अंदर इसमें नाम लिख के जाएंगे, इसका नाम लिख के जाएंगे, इस कंपाउंड का। एंड जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे आ सकते हैं बोर्ड के अंदर। आसान आसान से तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कर लिए थे, 15-20 मिनट पहले। वो क्लोरो लगा दो, ब्रोमो लगा दो, आइडो लगा दो, एल्डिहाइड लगा दो, कीटोन लगा दो, अल्कोहल लगा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो। बट अब तो हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं भैया। अगर बोर्ड ने कहा कि मुश्किल पूछूंगा तो भी हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, हम तो फिर भी कर देंगे, क्या दिक्कत है। चलो
इथाइल। अब इसकी नामकरण कर देना फटाफट से, है ना, इसका नामकरण कर देना। अब देखो इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज होंगे, भैया कम नंबरिंग किसको दूं, कम नंबरिंग किसको दूं। अब इसके अंदर तुम्हें लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा, इथाइल और मिथाइल देखो, दोनों में से कम नंबरिंग की जरूरत किसको है, जरूरत उसको है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। अब बाकी तुम समझोगे, होमवर्क क्वेश्चन है, करना है। बाकी आपको ये पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, जितने भी क्वेश्चंस अभी मैंने दिखाए वो तुम सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए आराम से। तो ये था हमारा आईयूपीएससी का नोमेनक्लेचर। आई होप कि यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ आ गई हो, है ना, इनमें कोई समस्या नहीं आई होगी, है ना। अच्छा ये एक आखिरी क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 इथाइल ग्रुप अटैच है, तो वही हो गया, नंबरिंग कहीं से भी कर दो, 1 2, यहाँ पर 2 है, और ये क्या है 3 4, यहाँ पर 4 है, 2 है 4 है, 2 है 4 है। मेन चेन देखो 1 2 3 4 5, क्या है पेंटेन, और 2 इथाइल है, तो कर दो 2,4 डाई इथाइल पेंटेन। टाटा बाय बाय गुड बाय। ठीक है, समझ गए, 2,4 डाइथाइल पेंटेन। चलो बहुत सही। इतने सिंपल सिंपल से सवाल आते हैं, फिर बच्चे कहते हैं भैया मुश्किल लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं होमोलोगस सीरीज पे। होमोलोगस सीरीज कुछ नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, केवल और केवल एक डेफिनेशन है, बोर्ड के अंदर पूछी भी नहीं जाती, बट अगर पूछी जाए तो मेरा कर्तव्य आपको मैं बता दूं। होमोलोगस सीरीज कुछ नहीं होती, ये वो सीरीज होती है जो कि आगे बढ़ती रहती हैं, और इनके बीच का डिफरेंस जो होता है ना, वो होता है CH2, CH2। मतलब क्या है, देख मतलब दिखाता हूं, CH4, अच्छा यहां पर दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, CH4 क्या है, मिथेन। इथेन क्या होता है, C2 बोल यार कितना होता है, C2H6, ये होता है मिथेन। सही है, कोई समझ। अब मिथेन इथेन, और आगे चलोगे तो और भी आगे आएंगे, है ना, प्रोपेन ब्यूटेन। तुम अगर सब में के बीच का डिफरेंस देखोगे ना, तो सबके बीच का जो डिफरेंस है वो पता है कितना होगा, वो होगा CH2 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 CH2। इसका क्या मतलब है, ये जो सीरीज है वो है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, वो सारी सीरीज जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है CH2, वो होती है हमारी होमोलोगस सीरीज। याद रखना, सीरीज the compounds with the similar chemical properties and same functional group differing from the successive member by CH2। आगे वाले मेंबर से CH2 कम होता हूं मैं, ठीक है। आपका मित्र है, मान लो आपका जो आगे बैठने वाला आपका मित्र है, राहुल राकेश रमेश जो भी है, जो आपकी क्लास के अंदर आपके आगे बैठता है, उसके पास CH2 ज्यादा है, इतना इमेजिन करके चलना है, वो होती है होमोलोगस सीरीज। चलेंगे आगे। अब आ रहा है एक इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से देखना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट है। अगर इसका एक सवाल आया ना बेटा पेपर में, तो बोनस होता है, बोनस, क्योंकि तुम्हारे फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर है। करना क्या होता है, देखते चलो देखते। देख भाई, लुईस जी ने कहा कि मैं ना डॉट स्ट्रक्चर में आंसर पूछना चाहता हूं, तो मैंने कहा ठीक है डॉट स्ट्रक्चर में बता देंगे। अब देखो डॉट स्ट्रक्चर को ना हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है क्रॉस, एक होता है डॉट। क्वेश्चन से समझाता हूं, क्वेश्चन से समझाता हूं, अच्छी तरीके से समझ आएगा। एक मिनट, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन ले, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन ले। हाँ ये वाला ले लेते हैं, या फिर एक CH4 ले लेते हैं। देखो CH4 लो, CH4 लो। अब देखो ऐसे बनाना है तुमको, C बनाओ, H H H H, 4 हाथ होते हैं, 4 हाथ होते हैं CH4 के, 4 H बना दी। अब देखो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लिख दो, किसके, हाइड्रोजन के। एक इसके पास है, एक इधर है ना, एक इस पे भी है और एक इस पे भी है, तो एक 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 इलेक्ट्रॉन। अब जो कार्बन है ना, उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करो, क्रॉस से। कितने होते हैं, 4 होते हैं आउटर मोस्ट शेल पे, तो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दो, एक्स 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 एक्स, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, अब तुम्हें बस सर्कलिंग करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। अब देखो हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, देख हाइड्रोजन को क्या चाहिए था, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन को चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके पे मिल गए। इस हाइड्रोजन को चाहिए था 2 इलेक्ट्रॉन, इसको मिल गए। इसको चाहिए था 2 इलेक्ट्रॉन, इसको मिल गए। इसको चाहिए था 2 इलेक्ट्रॉन, इसको मिल गए। और कार्बन को चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन, क्या कार्बन को मिले, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर इसका बनाना है तो इसका ऐसे कार्बन को चारों इलेक्ट्रॉन में से, मतलब ये वाला जो डॉट है, एक मिनट, ये वाला जो डॉट है
इसको हटाओ और इसको यहां पर चेप दो, 1 मिनट, इसको इधर लगा दो। हाँ, अब देखो कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या बना दिया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनाया, बट एग्जाम में थोड़ा सा क्लीन एंड नीट बना के आओगे, फ्री के नंबर है, 2-3 नंबर का अगर सवाल आता है, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से तुम कितने भी सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि किसी की भी कर लो, जैसे इथेन है, इथेन की कर लो, C2H6 की कर लो, इथेन। C2H6 में क्या करेंगे, अब 2 कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, XX से, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट 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 डॉट। तो अब इसको बड़ा करके आपको दिखा देता हूं, है ना, बड़ा करके आपको दिखाता हूं, होपफुली स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब कुछ नहीं करा है, देखो कार्बन के क्रॉस 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 4 यहां लगा दिए, इस कार्बन के 4 यहां लगा दिए। अब देखो हाइड्रोजन के 3 यहां आ गए, 3 यहां आ गए। अब देखो हाइड्रोजन के सबके अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और कार्बन के 8 पूरे हो गए। देखो 8 8 सर्कल बना लो, ये होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे किसी का भी बना लो, किसी का बना लो। घर पे प्रैक्टिस करने के लिए इसका जरूर ट्राई कर लेना। अच्छा, ये तो सेम ही है एक तरीके से, मतलब इथीन का ट्राई करना, इथीन का, है ना। अब देखो इसका एक बेसिक फिनोमिना होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाने से पहले तुम्हें ना बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे तुम्हारे मन में है इथीन, तो इथीन कैसा दिखता है, देखो डबल बॉन्ड H और H, H और H, यही होता है इथीन। अब सेम इसको उठाकर लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बना देना, ऐसी अरेंजमेंट के साथ। यहां C बनाया, HH HH, फिर डॉट 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 क्रॉस क्रॉस क्रॉस, इस प्रकार से, और इसका स्ट्रक्चर बना। सबसे आसान पार्ट होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगर तुम बस ऐसा बना के आते हो ना, फ्री के नंबर है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कोई नहीं छोड़ेगा, बाकी बहुत सिंपल पार्ट है, एंड इसको समझाने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सिंपल रहता है। ठीक है, चलो कंबशन पे आते हैं। अब आ रहे हैं केमिकल रिएक्शन पे। केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूं। देखो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कंबशन रिएक्शन। तो देखना कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड है, अगर उसका कंबशन करा रहे हो, तो 2 चीजें निकलेंगी, एक तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और पानी वाटर, और हीट एंड लाइट तो निकलता ही निकलता है। तो 3 चीजें निकलती हैं, चाहे किसी भी कार्बन कंपाउंड को उठाओ और उसको ऑक्सीजन लाओ और कंबशन करो उसका, तो ये 3 चीजें निकल रही होती है। अब क्या ये रिएक्शन काम की है, नहीं, ये रिएक्शन पेपर में नहीं पूछी जाएगी, कोई काम की नहीं। जो चीज काम की हो मैं तुम्हें बताता हूं। अगला देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब ये है काम की, और इस पे सवाल बार बार पूछा गया है। कैसा सवाल आया है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, हम उठा रहे हैं इथेनॉल को। इथेनॉल क्या होता है, अब पूछ लिया ना किसी ने इथेनॉल क्या होता है, थप्पड़ मारूंगा, क्या होता है इथेनॉल। अरे यार भाई, इथेन के अंदर क्या लगा देते हैं, OH ग्रुप लगा देते हैं, इथेनॉल बन जाता है। तो अब इथेनॉल को क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद कर लेना इस रिएक्शन को। इथेनॉल को हम लाते हैं किसके दौरान, किसके बीच में, KMnO4, KMnO4 या फिर K2Cr2O7, या तो KMnO4 का यूज करो या फिर क्या, K2Cr2O7। क्या है ये, क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है ना, और पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्साइड। तो दोनों में से कुछ भी यूज कर लो, इन दोनों में से कुछ भी। इनसे क्या होता है, ये जो इथेनॉल है ना, इसको ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन से क्या होता है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ जाता है, और जब इथेनॉल पे एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आया तो ये क्या बनाएगा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अब ये सवाल पूछा कैसे जाता है, क्या डायरेक्ट इक्वेशन आती है, नहीं, क्वेश्चन आता है एक्स कंपाउंड का रिएक्शन कराया गया किसके साथ, KMnO4 के साथ, और उसका ऑक्सीडेशन हुआ, और उसने Y कंपाउंड फॉर्म किया। अब ये बताओ, मतलब अब आपको बता देंगे, कुछ एक प्रॉपर्टी दे देंगे, इथेनॉल की एक प्रॉपर्टी दे देंगे, कोई भी इथेनॉल के भी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो इथेनॉल की कोई प्रॉपर्टी दे दी, है ना, कि और Y कंपाउंड जो फॉर्म करा है, इथेनोइक एसिड की भी एक प्रॉपर्टी दे दी। अब आपको पहचानना है X और Y क्या है, तो आप कैसे पहचानो, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, जहां से ही बात हुई KMnO4 की, तो आपको याद आ जानी चाहिए रिएक्शन, इथेनॉल इथेनोइक एसिड में बनता था, KMnO4 या फिर K2Cr2O7 से। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है एक्स एंड वाई की फॉर्म में, एंड मैं बता रहा हूं ये सवाल आएगा पेपर के अंदर, केस बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं, तो तैयार रहिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, एडिशन रिएक्शन। अब देखो जो एडिशन रिएक्शन है ना, इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, इसका ये क्वेश्चन भी कैसे पूछा जाता है,
क्वेश्चन आता है हाउ कैन वी कन्वर्ट अ वेजिटेबल ऑयल, जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना घर का, उसको हम वेजिटेबल घी में कैसे बना सकते हैं, या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड फैट्स में कैसे बनाया जाता है, उसकी क्या रिएक्शन होती है। तो ऐसे इनडायरेक्टली पूछी जाती है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या कर रहे होते हैं, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, उसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन डाल देंगे, हाइड्रोजन डाल देंगे, किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में। याद रखना निकल कैटेलिस्ट होता है, निकल। आई होप कि यार, मुझे लग रहा है कि शायद बच्चों को दिख नहीं रहा है, बड़ा करूं, ठीक है, अब दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, बता रहा हूं, निकल लिखा है यहां पर, निकल कैटेलिस्ट है, ठीक है। तो निकल कैटेलिस्ट होता है, और उससे क्या होता है, ये अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में बदल जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड हट गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। कैसे काम आएगी, कैसा सवाल आएगा वो भी बता दिया, कि वेजिटेबल ऑयल है उसको घी में बदलना है, कैसे बदलेंगे, अरे एडिशन करा दो यार, है ना, बस कर दो कोई दिक्कत नहीं, चलो, है ना। अच्छा, और हीट भी लगती है ना, हीट भी लगती है। बच्चे मानेंगे थोड़ी ना, भैया दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, अरे भैया लो यार, निकल और हीट, ठीक है सॉरी, ठीक है, डन है। चले यार, अरे यार जोश लेवल तू हाई रख यार, तू जोश लेवल हाई रख, तेरा जोश गिरता है मजा नहीं आता मेरे को। अरे लाइक वाइक नहीं करते हो यार तुम स्ट्रीम पे, ऐसे फिर दुख होता है मेरे को, ऐसा मत क्या करो, है ना, थोड़ा सा, जब आपको हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो तुम भी कर दो यार थोड़ा बहुत, है, यहाँ थोड़ी ना पैसे मांग रहा हूँ तुमसे यार, कर लो थोड़ा सा काम यार, करो। चलो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो सब्स्टिट्यूट करेंगे, बेसिक सा रिएक्शन है, ज्यादा काम नहीं आती, ना ही क्वेश्चन आते हैं, बता रहा हूं। देखो हम क्या उठा रहे हैं, हम मीथेन को उठा रहे हैं, और मीथेन का रिएक्शन करा रहे हैं CH3Cl से। तो क्या हो रहा है, ये जो Cl है ना, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और इससे इधर लग जाएगा, और ये बना देगा, ये क्या है, क्या ये क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन बता देगा, और HCl बाहर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो Cl है ना, और एक और Cl था, वो इससे कंबाइन हो जाएगा। तो याद रखना, जब भी हम इस कंपाउंड को, मिथेन को, Cl2 गैस से रिलीज करते हैं, मतलब मिथेन है मेरे हाथ में और मैं Cl2 डाल रहा हूं, तो क्या होगा, कौन सा रिएक्शन परफॉर्म होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखना, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं आते, ठीक है, ठीक है, नोट हो गया। चलिए यार आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्या है, अरे इथेनॉल की बात कर लेते हैं। अच्छा, इथेनॉल अल्कोहल फैमिली का होता है ना, इसके घर वाले कौन है, अल्कोहल वाले, वो वाली अल्कोहल नहीं जो तुम पीते हो, वैसे वही वाली अल्कोहल होती है, बट वो थोड़ी डिफरेंट होती है ना, भैया आपको कैसे पता मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, चलो। क्या बात कर रहे थे, अल्कोहल फैमिली की। अच्छा, आपको इसका पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बता दिया है, वो सब कुछ बता दिया है। चलो, नेचर क्या होता है, अल्कोहल का नेचर क्या होता है, भैया अल्कोहल का नेचर तो वो शराबी वाला होता है ना, नशा करा देती है, अरे नहीं, न्यूट्रल होता है, नेचर का मतलब कुछ और यहाँ पर बात हो रही है, वो वाला नहीं, ठीक है। तो न्यूट्रल नेचर होता है। आगे बात करते हैं, अब आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद कर लो इन रिएक्शन को, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्की बात है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये वाली रिएक्शन देखना, ये वाली देखो, मैंने इथेनॉल को उठाया, और क्या करा, पीने लग गया, अरे नहीं, मैंने इथेनॉल को उठाया और मैंने इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4, याद रखना H2SO4, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, HCl की बात होती है, H2SO4, यहां पर इस रिएक्शन में बात हो रही है H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 को उठाया और मैंने क्या करा, इथेनॉल को उठाया और H2SO4 को इथेनॉल में डाल दिया, गरम गरम H2SO4 को, तो क्या होगा, एक नई रिएक्शन होती है, उसके अंदर ये जो इथेनॉल है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इसमें। ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड है इथीन, और वाटर बाहर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था बोर्ड के अंदर और कैसे पूछा जा सकता है, जितना मैं बता रहा हूं ना, ये सारे सवाल तुम्हारे पेपर के अंदर दिख जाएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं, बोर्ड के पेपर के छपे हुए आएंगे सेम सवाल जो मैं बता रहा हूं। और मैं आपको जब आपका पेपर रिलीज होगा ना, जिस दिन तुम्हारा बोर्ड का पेपर होगा, उस दिन आऊंगा लाइव और दिखाऊंगा, ये मैंने वीडियो में यहां बोला था और उसके बाद देखो ये सेम आया, मैं दिखाऊंगा तुमको, देखना। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा इसका, ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को हम बेसिकली बोलते हैं वाटर रिमूवल रिएक्शन या फिर डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वाटर रिमूव हो रहा है। तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली आता है, एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कि कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज होता है, और उस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं या फिर वाटर रिमूवल रिएक्शन बोलते हैं। वो कौन सी है, तो सिंपल सी बात है, कौन सी होगी, इथेनॉल को लेंगे,
H2SO4 में डालेंगे, इथीन बना देगी। या फिर एक दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का, इस दूसरा पार्ट है कि एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड है और वो अनसैचुरेटेड बन रहा है। कैसे? देखो, इथेनॉल क्या है? सैचुरेटेड। सारे हाथ बंधे हुए ना कार्बन के, अरे एक ने पकड़ रखा है, एक ने पकड़ रखा है, एक ने पकड़ रखा है, बट यहां देखो डबल बॉन्ड आ गया। ये क्या है? अनसैचुरेटेड। तो दो क्वेश्चन में बन के ये वाला सवाल पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली रिएक्शन, बेसिक रिएक्शन है, सोडियम की रिएक्शन करा रहा हूं मैं। किससे? सोडियम की रिएक्शन में करा रहा हूं अपने इथेनॉल से। तो जैसे ही सोडियम लगता है ना, तो सोडियम कुछ ये फॉर्म कर देता है, CH3CH2O Na+। और ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, ये हमारा होता है सॉल्ट। तो इस रिएक्शन को सॉल्ट फॉर्मेशन भी बोलते हैं। बट एक अच्छी रिएक्शन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, ये हमारा सॉल्ट भी होता है, CH3CH2O Na+। ठीक है, तो अपना बेसिक Na का रिएक्शन आ गया ये। चलो आगे बढ़ते हैं। भैया इतनी सारी रिएक्शन कैसे याद करेंगे यार? करनी पड़ेगी यार, करनी पड़ेगी, यही है केमिस्ट्री, यही है केमिस्ट्री, करनी पड़ेगी। चलो आगे देखते हैं। इथेनोइक एसिड, अब इथेनोइक एसिड में भी है क्या कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन? कोई उसमें भी है क्या? हाँ है। इसमें है ईस्टरिफिकेशन की रिएक्शन, मतलब एस्टर बनाएंगे अब हम। ठीक है, एस्टर बनाएंगे। एस्टर क्या होता है? एस्टर क्या होता है भैया? देख, एस्टर एक कंपाउंड होता है जो कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है। आई होप कि ये एकदम क्लियर होगा। देखो ये क्या है, एक मिनट ना, ये क्या है? ये क्या है? बोलो यार, चैट सेक्शन में बोलो। C2H5OH क्या है? इथेनॉल। अब देखो इथेनॉल जो है ना, ये जो इथेनॉल है ये कंबाइन कर रहा है इथेनोइक एसिड से। इथेनोइक एसिड के बारे में आपको पता ही होगा। अब जब ये दोनों का रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये क्या फॉर्म करेंगे? ये फॉर्म करेंगे ये क्या है? एस्टर। एस्टर कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, मतलब कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड O है और बीच में एक O से एक C2H25 कनेक्टेड है, C2H5। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्लियरली विजिबल नहीं है, तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको ये, अब ठीक है अब ठीक है। चलो ये है अपना एस्टर। अब देखो एस्टर पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, एस्टरिफिकेशन पे आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है कि ये एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन बता दो। बट इस पे एक लॉजिकल क्वेश्चन आता है, क्या? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्सटेंसेस, दो ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके कॉम्बिनेशन करने पर एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है। एस्टर जो होता है वो स्वीट स्मेलिंग होता है, मीठा होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, वो दो सब्सटेंस कौन से हैं? इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। याद रखें, याद रखें, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अगली सोपिनिफिकेशन रिएक्शन, मतलब सोप बनाएंगे। अब हम कैसे बनाएंगे सोप देखते हैं। वैसे पिछले के अंदर हमने थोड़ी बहुत सोप बनाने का देख लिया था, बट इसके अंदर भी, अच्छा वो पिछले वाले के अंदर भी देखा था ना हमने, कहाँ गया, कहाँ गया भैया वो वाला? हाँ, तो हमने ये भी सोप बनाने का देखा था, बट एक तरीके से आपका ये तो सॉल्ट बन के आया था। अब हम बात कर रहे हैं सोपिनिफिकेशन रिएक्शन की। ठीक है, चलो अब हम बनाएंगे सोप। सोप बनाने वाले हैं हम किससे? एस्टर से। मतलब अब जो हमने जो एस्टर बनाया है ना, उस एस्टर से हम सोप बनाएंगे। कैसे? मैंने लिया एस्टर, ये रहा मेरा एस्टर। ठीक है, ये रहा मेरा एस्टर, ध्यान से देखना, ये रहा, बड़ा कर देता हूं, ये रहा मेरा एस्टर स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? हाईली बेसिक सब्सटेंस। तो क्या होगा? ये दोनों मिलेंगे तो अपना जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो ये बन के आता है, और ये जो होता है ये होता है सोप। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो रिएक्शन अच्छी है, इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूंगा इन रिएक्शन को पूरा याद कर लो, स्ट्रक्चर याद कर लो, नहीं, बट हाँ एस्टर का स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। इथेनॉल का आपको पता है, इथेनोइक एसिड का आपको पता है, एस्टर का आपको याद करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा ये भी पूरी रिएक्शन याद कर लो, सोपिनिफिकेशन की रिएक्शन याद करने की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हाँ अगर आप याद कर सकते हो तो कर लो। सोप बन के आ रहा है किससे? एस्टर से। समझ गए? चलो आगे बढ़ा जाए, अगला देखते हैं। अब अपन बात करते हैं सोप और डिटर्जेंट, और इसी के साथ हमारा आखिरी टॉपिक चल रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, आखिरी टॉपिक पे हम आ चुके हैं। जोश मीटर कैसा है? 1 मिनट में पानी पी लूं। जोश मीटर बता दो जब तक तुम, कैसा चल रहा है भैया जोश मीटर?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो फुटबॉल वाली स्टोरी सुनाऊँगा, रुक जाओ, अब तो क्लास खत्म होने को ही आ गई है। देखो, अब अपना आखिरी टॉपिक है सोप और डिटर्जेंट। अब यार ध्यान से समझेंगे सोप और डिटर्जेंट में फ़र्क क्या होता है, पहले तो वो बेसिक फ़र्क देख लो क्योंकि कभी-कभार 2 नंबर का सवाल आ जाता है। सोप और डिटर्जेंट में क्या फ़र्क होता है? सबसे बड़ा डिफरेंस है कि सोप जो होता है ना, वो हार्ड वाटर में काम नहीं कर सकता, जबकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर में काम कर सकता है। भैया व्हाट इज द डिफरेंस? हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। अरे मूर्ख बालक, हार्ड वाटर वो होते हैं जिसमें के अंदर सॉल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं? हार्ड वाटर। और सॉफ्ट वाटर क्या होते हैं? जिनके अंदर ये मैग्नीशियम वगैरह के सॉल्ट नहीं होते। तो मतलब अगर तुम्हें मैं शॉर्ट में समझाऊं तो जैसे ये जो रिवर वाटर टाइप का रहता है, रिवर नहीं, रिवर का पानी तो साफ होता है, ओशनिक वाटर होता है, वो हार्ड वाटर होता है। जबकि जो अपने घरों में आता है वो ऑलमोस्ट मतलब कुछ जगहों पर सॉफ्ट भी आता है, किस जगहों पर हार्ड भी आता है। ठीक है, तो जब अपना नदी का पानी आता है, ग्लेशियर से जो पानी आता है वो क्या होता है? सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। तो सोप केवल सॉफ्ट वाटर में काम कर सकते हैं, डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी काम कर सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट देखेंगे, सोप का क्या है? बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब भैया नेचर फ्रेंडली है, नेचर फ्रेंडली है ना, नेचर फ्रेंडली है, बट ये नेचर फ्रेंडली नहीं होते यार, नहीं यार ये नहीं होते। ठीक है, अगला पॉइंट, दे हैव रिलेटिव वीक क्लींजिंग एक्शन। सोप जो होते हैं ना, आपने देखा होगा सोप नहाने वगैरह के लिए यूज कर लेते हैं लोग, बट कपड़े धोने के लिए सोप नहीं करते, कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि कपड़ों में दाग होते हैं। तो जो क्लींजिंग एक्शन होता है ना, वो डिटर्जेंट का ज्यादा होता है, सोप का कम होता है। चलो, अब ये 3 पॉइंट याद कर लेना, चौथा वाला पॉइंट आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, और 3 पॉइंट से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट थोड़ा अजीब सा है, बट फॉर इंफॉर्मेशन देखो सब कर सकते हो, बट मैं तुम्हें वो पढ़ाऊंगा जो तुम्हें पेपर में लिख के आना है। हजार चीजें मत पढ़ो, कम पढ़ो, बट क्वालिटी पढ़ो, सिंपल सी बात है। तो तीसरा पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। चलो अब देखते हैं, इस पे क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पेपर के अंदर, याद रखना, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप पे, कि एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप कैसे क्लीन करता है चीजों को, वो समझाओ। तो समझाता हूं, देखो सोप का ना एक स्ट्रक्चर होता है, सोप का एक स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से समझेंगे। सोप कैसा दिखता है? हमने अभी सोप का सोपिनिफिकेशन रिएक्शन भी देखी थी। तो अगर मैं बोलूं, जो मेरा जो सोप है ना, उसमें तो केवल 2 ही कार्बन जुड़े हुए थे, 2 या 3 कार्बन। अब जब सोप होता है ना, एक्चुअल सोप, उसमें बहुत बड़ी कार्बन चेन होती है। इमेजिन करो आर नंबर ऑफ कार्बन, मतलब बहुत सारे कार्बन है। तो आर नंबर ऑफ कार्बन और COO नेगेटिव और Na प्लस, यही तो होता है मेरा सोप, यही होता है। मैंने आर क्या माना है? आर है मेरी इनफाइनाइट नंबर ऑफ चेन्स, जितने भी उसके अंदर यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा सोप है। अभी जो सोप है ना, इसके अंदर क्या है? ध्यान से देखना, ये जो मेरा सोप है ना, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, इसके अंदर ना बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक उसका होता है हेड, एक होती है इसकी टेल। एक होता है इसका हेड, एक होता है इसकी टेल। मतलब 2 पार्ट कौन से होते हैं? पहला पार्ट होता है मेरा ये, ध्यान से देखना, RCOO माइनस, और एक होता है Na प्लस। ये 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये 2 पार्ट होता है। अब समझ से समझना, ये 2 पार्ट हो गए। ये जो आपका जो हेड दिख रहा है ना, ये किसमें? हेड तो है आपका Na प्लस, और ये जो पूरी चेन है ना, लॉन्ग चेन, ये क्या है? RCOO माइनस। अब एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी समझते हैं। ये जो Na प्लस है ना, इसको वाटर से प्यार है, इसको प्रेम। ये देखता है वाटर से, कहता है तेरी प्यारी आंखों में मैं डूब जाऊं, मतलब इसको बहुत प्रेम है ना, जितना प्रेम तुम्हें अपनी क्रश से हुआ करता था। अब तो तुम पढ़ रहे हो ना, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे? अब प्रेम प्रेम भूल जाओ, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो इसको बहुत प्रेम है, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक है, इसको बहुत प्रेम है। तो ये वाटर के साथ ही रहना चाहता है, जीना चाहता है, मरना चाहता है, इसने कसमें खा रखी है। तो ये क्या है? हाइड्रोफिलिक इन नेचर। जबकि ये जो चेन है ना RCO माइनस की, ये है हाइड्रोफोबिक, इसको लगता है डर। ये वो है दिल टूटा हुआ आशिक, जिसको प्यार व्यार नहीं करना। ये कहता है भाई पानी मुझसे दूर जा, मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं। इसने मना कर दिया मुंह पे, नहीं भाई मुझे तुम्हारे साथ नहीं। तो ये क्या है? हाइड्रोफोबिक। ये क्या है? हाइड्रोफिलिक। अब इमेजिन करो मेरे हाथ में है कपड़ा, मैंने पानी में डाला, मैंने पानी में सोप डाला, मैंने कहा कि भाई कपड़े धो लूं, सोप, मैंने यहां पर सोप डाला। अब सोप डाला, तो सोप के 2 एंड है, एक एंड तो पानी के अंदर चला गया, जो इस पानी से प्रेम करता था, हाइड्रोफिलिक, और दूसरा एंड वो कह रहा है कि भाई चारों ओर पानी है, कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं। तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये उस एंड में चला जाएगा जहां पर पानी नहीं होगा। कौन सा वाला एंड है? इमेजिन करो मेरे हाथ में कोई कपड़ा है, उसके अंदर डर्ट है, ऑयल है, तो ऑयल वाला जो एंड है, उसके अंदर
वाटर नहीं है। तो क्या करेगा, ये वाली जो चेन है, ये जो चेन है ये चली जाएगी कौन से वाले एंड में, ऑयल वाले एंड में, और ये वाला जो इसका हेड है ये चला जाएगा वाटर वाले एंड में। ठीक है, क्लियर है। एक एंड चला गया और एक उसमें चला। अब क्या हुआ, लिए कपड़े धोना स्टार्ट करा, रगड़ना स्टार्ट करा। अब क्या हुआ, पानी, बाद में पानी से बाहर निकाल दिए कपड़े। अब क्या हुआ कि ये एक सर्कल फॉर्म कर लेते हैं, और वो जो डॉट होता है ना, डॉट में तो फंस गया, एक एंड डॉट में फंस गया, एक एंड पानी में फंस गया। तो क्या करते हैं, ये एक ऐसा एक्शन परफॉर्म करते हैं जिससे कि जो डॉट होती है ना वो इनके साथ चली जाती है पानी के साथ बहकर। आपने देखा होगा जब कपड़े गंदे होते हैं और पानी आप देखते हो तो पानी भी मिट्टी मिट्टी सा हो जाता है, पानी डर्टी हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि सोप का एक एंड तो मिट्टी या फिर उसमें ऑयल वाले हिस्से में फंस जाता है और एक एंड पानी में फंस जाता है। तो जब थोड़े बड़े कपड़े को ऐसे हिलाया जाता है तो उससे क्या होता है, ये एक साथ पानी में निकल जाते हैं और कपड़ों से जो डर्ट है, जो ऑयल है, वो क्लीन हो जाता है। तो ये है क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप। समझ गए, ये समझा दोगे कि भाई ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा वो फॉर्म करता है। अच्छा, जब ये इमेजिन करो, जब ये बहुत सारे फॉर्म करते हैं ना, सर्कुलर अरेंजमेंट में फॉर्म करते हैं, जिस सर्कुलर अरेंजमेंट को हमने नाम भी दिया है, ध्यान से देखना, आई होप कि ये क्लियर होगा। देखो, ऐसा सर्कुलर अरेंजमेंट को फॉर्म कर लेते हैं, एक एंड तो पानी से बाहर है, एक एंड तो पानी में है, और एक एंड कहां पर है, एक एंड है डर्ट में। ऐसे बहुत सारे अटैच हो गए। देखो, सोप के पार्टिकल्स, सोप के पार्टिकल्स, ये है मेरे कपड़े का ऑयल, ठीक है, और ये है सोप के पार्टिकल्स। तो एक एंड तो पानी में, एक एंड ऑयल में। तो ये जो राउंड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल। आई होप कि क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। चलिए, तो ये हमारा था क्या, क्लीनिंग एक्शन ऑफ दी सोप। सोप ने कैसे क्लीन करा, सोप का एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड क्या होती है, Na+, जो कि है हमारी क्या, हाइड्रोफिलिक। प्यार है भैया उसका। हाइड्रोफोबिक क्या, डर लगता है भैया हमें आपसे दूर रहना है, तो वो क्या करता है, हाइड्रोफोबिक एंड ढूंढता है ऑयल को, ऑयल में मिल जाता है, ये पानी में मिल जाता है, और ये एक सर्कल फॉर्म कर लेते हैं जिस सर्कल को हम बोलते हैं मिसेल। और उसके बाद जब थोड़ा बहुत कपड़ों को रगड़ा जाता है तो वो पानी के साथ बहकर ऑयल को भी ले जाता है। तो ये है क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप, और इसका क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। तो याद रखें, इस थ्योरी को याद रखें, इस कॉन्सेप्ट को याद रखें। देखो, यहां पर अगर मैं चाहता ना तो स्लाइड पे आपको पूरी की पूरी स्टेटमेंट पढ़वा सकता था कि व्हाट इज क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप पूरा, है ना, बट उससे क्या फायदा। हमें ना पकड़ना है चीजों को, हमें रटना नहीं है यार। अब तुम समझे, तुम हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक का मतलब समझे। मैंने से हजारों बच्चों को देखा है जिनको मतलब ही नहीं पता हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक का, वो बस लिखाते। क्यों, रट के आए, लिखिए, क्या दिक्कत है। बट हमें रटना नहीं, रटना नहीं। हम यहाँ पर आज एक पेपर के लिए नहीं सोच रहे, हम आगे भी सोच रहे हैं कि यार हमें आगे भी बढ़ना है, 11वीं 12वीं भी पास करनी है। तो रटना नहीं, चीजों को समझना है। अब तुमने समझ लिया, अब तुम अपनी लैंग्वेज में लिखे आना, क्या दिक्कत है, लिखे आओगे तुम सब, है ना, इतना तो तुम होशियार हो ही। ठीक है, चलिए, तो ऑन दिस नोट आई गेस कि अपना सारा काम खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है ना। अच्छा, एक ये क्वेश्चन था, व्हाई सोप डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। सोप जो होते हैं वो हार्ड वाटर में क्यों नहीं वर्क करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक है जो कि आपको मुझे देना पड़ेगा। क्यों है भैया, बताओ, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, क्या लगता है सभी को कि जो हमारे सोप है वो हार्ड वाटर में क्यों नहीं वर्क करते। वो इसलिए नहीं वर्क करते क्योंकि यार जब वो हार्ड वाटर में जाते हैं ना तो उसके अंदर मैग्नीशियम सॉल्ट होता है, और जब सोप मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ मिलते हैं ना, जुड़ते हैं, तो वो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्कम, SCUM, स्कम प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब स्कम से क्या हुआ, उस स्कम में होता है एक तरीके से झाग टाइप का, स्कम प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर झाग टाइप का सब्सटेंस, व्हाइट कलर सब्सटेंस, प्रेसिपिटेट आप बोल सकते हो। उस वजह से कपड़े क्लीन नहीं हो पाते, मतलब मैग्नीशियम सॉल्ट आया, मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से स्कम बना, और स्कम की वजह से कपड़े क्लीन नहीं हो पाते। तो ये इसका एक क्वेश्चन था। उसके अलावा एक क्वेश्चन, एक और चीज बता देता हूँ। अच्छा, मैंने आपको बता दिया क्या, डीनेचर्ड वो बता दिया क्या मैंने आपको, डीनेचर्ड अल्कोहल के बारे में बता दिया मैंने, डीनेचर्ड नहीं बताया। अच्छा, डीनेचर्ड अल्कोहल एक वो होती है, ध्यान समझना, डीनेचर्ड अल्कोहल, है ना, ये भी एक टाइप का इथेनॉल ही है, अल्कोहल ही है, बट इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन को भी पूछा जाता है कभी कभार बोर्ड में, इसलिए बता रहा हूँ, डीनेचर्ड अल्कोहल। इंडस्ट्री में ना बहुत सारे कामों में अल्कोहल का यूज होता है। तब गवर्नमेंट के दिमाग में आया कि यार अगर हमने इनको दारू दी, अल्कोहल दी, तो यार मतलब देखो, अल्कोहल और दारू में डिफरेंस होता है। अल्कोहल जब हम बात करें तो हम साइंटिफिक अल्कोहल की बात कर रहे हैं, दारू अलग होती है, ठीक है, तो वो अलग। देखो, अब हमने इनको अल्कोहल दी,
तो अब अल्कोहल से क्या पता पार्टी कर रहे हो बैठ के, ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता उसकी स्मगलिंग कर रहे हो, क्या पता उसको बेच रहे हो, क्या पता कि रात को बैठ के पार्टी कर रहे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने नाम दिया है डीनर्चर्ड अल्कोहल। इसमें क्या होता है, इसमें वो कुछ पॉइजनस सब्सटेंस मिलाकर रखते हैं इस अल्कोहल में। ये इंडस्ट्री यूज के लिए तो सही है, इंडस्ट्री में इसको यूज करो, बट अगर किसी ने पीने की जरूरत करी तो गेम खल्लास, गेम खल्लास। तो इसके अंदर एक पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, तो याद रखना डीनेचर्ड अल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं जो कि इंडस्ट्री यूज के लिए होती है, पॉइंट नंबर 1। उसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं जिससे कि वो कोई कॉमन मैन उसको यूज नहीं कर सकता, केवल इंडस्ट्री यूज के लिए होती है। और अगर अगर मैं आपको वो बताऊं, इसका जो जो पॉइजनस सब्सटेंस ऐड करा जाता है उसका नाम भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, वो होता है मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल। तो मिथेनॉल ऐड किया जाता है, मिथेनॉल ऐड करके उसको पॉइजनस बना दिया जाता है। ठीक है, तो मिथेनॉल बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। चलिए, तो आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा एंड सब कुछ वैसे अब खत्म ही हो गया है। कुछ बचा है क्या? खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय सी यू ये बचा है। हाँ भाई, क्लियर है? किसी का कोई डाउट बच रहा है क्या? किसी को कोई डाउट बच रहा है क्या? पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है यार 2 घंटे में, और क्या चाहिए तुमको? अब देखो यार, दो चीजें हैं। कुछ बच्चे हैं जो कि आए थे शुरू में 10-15 मिनट देख के चले गए, कुछ बच्चे हैं जो कि यहाँ तक टिके हुए हैं। जो यहाँ तक टिके हुए हैं, तुम तो भैया बहुत बढ़िया कर रहे हो, और मुझे पता है कि तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि तुम्हें ढंग से पढ़ना है, ढंग से फोड़ना है, और तुम फोड़ोगे। बाकी उन बच्चे जो कि यार शुरू में देखकर चले गए, तो उनसे मेरा एक निवेदन है कि यार जितना आसान तुम्हें लग रहा है उतना आसान है नहीं। आज तुम 10वीं में हो, कल जब तुम 11वीं 12वीं में जाओगे चीजें और टिपिकल होती जाएंगी। तो अगर तुम अभी से हारना तुमने शुरू कर दिया ना, तो बाद में तो बेटा बहुत डिफिकल्टी है, तो याद रखो, है ना? याद रखो, ये टाइम तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है। एक ये टाइम होगा, एक 12वीं का टाइम है। ये दो टाइम ऐसे होते हैं जब आपको भूल जाना है सब कुछ और पढ़ना होता है, तो यार पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड जो हम हर बार करते हैं वो जरूर करेंगे, कमेंट में ये सबके सब लिख के जाएंगे कि क्लास 10 का एग्जाम मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एग्जाम होने वाला है। ये जरूर लिखना है यार, क्योंकि जब हम कहीं लिखते हैं तो हमारे मन में एक फील होता है कि हाँ होने वाला है, खुद से पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, खुद से पॉजिटिव। ठीक है, फुटबॉल स्टोरी, फुटबॉल स्टोरी अगली क्लास में, अगली क्लास में, चलो चलो पढ़ लो अगली क्लास में। ठीक है, एंड एक चीज याद रखो कि यार टाइम कम है, सारे लेक्चर्स आपको दे रहा हूँ, नोट्स आपको दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अब जनवरी से सैंपल पेपर लगाना स्टार्ट कर दो भैया, जनवरी से सैंपल पेपर लगाना स्टार्ट कर दो। उसके अलावा जो आपको प्रैक्टिस बुकलेट दे रखी है EXP हब की टीम ने फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो, कार्बन एंड कंपाउंड के उसके क्वेश्चन कर लेना। असर्शन, रीजनिंग, MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपको उसके अंदर मिल रहे होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिल रहे होंगे, तो आप वहां से प्रैक्टिस करो ना यार, किसका इंतजार कर रहे हो? मूर्खो, काम करो। ठीक है, चलिए फिर करते हैं समाप्त आज के लेक्चर को। किसी को डाउट है तो पूछ लेना, एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आता है इंस्टाग्राम पे जरूर एक स्टोरी डालना टैग करके, क्योंकि हम आपसे यहाँ पर एक भी पैसा नहीं कॉस्ट करते किसी भी चीज का, बस आपका प्यार चाहते हैं यार। क्योंकि अगर तुम एक बार 10th पास कर लो इस साल एंड अच्छा लगे, तुम्हें लगे कि यार प्रशांत भैया ने कुछ वैल्यू एडिशन करी थी जिसकी वजह से आज नंबर आए हैं, तो फिर अपन जरूर मिलेंगे यार, अपन जरूर मिलेंगे, पक्की बात है। तुम्हारे 10वीं का रिजल्ट आना तो पक्का है, तुम सबसे मिलना फॉर श्योर। एक मीट बनाएंगे, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मिलेंगे, अलग अलग शहरों में ऑफलाइन मिल रहे हैं। ठीक है, चलो सब कुछ क्लियर है। चलिए चलिए चलिए, हाँ इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में। चलिए टेक केयर एंड बाय बाय। होपफुली कार्बन कंपाउंड सब कुछ समझ आ गया होगा, अब पढ़ो और फोड़ो ढंग से। चलिए बाय।